सो स्टार्टिंग फॉर्मली तमाम हमारे भाई जिन्होंने ज्वाइन किया है हाजरीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम मुसलमान जो सीरिया फ़िलिस्तीन और आसपास के इलाकों में परेशान हाल हैं और जो उन पर मुसीबतें और आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आई हैं, अल्लाह उन्हें सब्र करने की, बर्दाश्त करने की और उसके ज़रिए नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए और इसके बदले अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। जो लोग शहीद हो गए उनकी मगफिरत फरमाए। तो लेट्स टॉक के सीरिया एक मुल्क है। आपको थोड़ा नक्शे पर दिखा देता हूँ। ये आई होप नक्शा आप लोगों के सामने आ गया होगा। यहाँ पर सीरिया एग्जिस्ट करता है। ऑल्दो यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का मार्क दिख रहा होगा, ग्रेटर इसराइल। इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि हमारा आज मौजू ये है कि सीरिया की हालात क्या है। तो सीरिया तुर्की और के नीचे एक वाक़ई मुल्क है, जिसके बॉर्डर्स इसराइल, जॉर्डन, इराक वगैरह मुल्कों से मिलते हैं, तुर्की से मिलते हैं और इसका एक हिस्सा मेडिटेरेनियन सी में खुलता है जाके। अब इस कंट्री में पिछले तकरीबन 50 साल से अगर बात की जाए तो अमन कायम नहीं है और शायद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उसी पेशन गोई के पेश नज़र पूरी दुनिया में कोई भी मुसलमान अमन में नहीं है। लेट्स टॉक कि वहाँ क्या चल रहा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैंक्शंस की। वहाँ पे ज़बरदस्त सैंक्शंस लगे हुए हैं और ये क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सबसे और मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करूँगा और ये कोई मेरा लेक्चर नहीं है। अगर आप में से कोई बीच में से अपना क्रॉस ओपिनियन देना चाहे तो ही इज़ मोर देन वेलकम। सैंक्शंस सैंक्शंस जिनको नहीं पता हो मैं थोड़ा-सा बताने की कोशिश करता हूँ कि है क्या? सैंक्शंस जर्मनी में जब हिटलर की हुकूमत थी उस वक़्त इन्वेंट किए गए थे। सैंक्शंस का मतलब ये होता था कि एक मुल्क दूसरे मुल्क की तरफ कानूनी कुछ पाबंदियाँ लगाता है, जिसका मतलब ये होता है कि उस मुल्क से हमारी ट्रेडिंग या कोई अगर एडजेसेंट कंट्रीज़ हैं यानी मिले हुए हैं तो कोई पानी वगैरह रोक दिया या कोई नेचुरल रिसोर्स अगर उनका ब्लॉक किया जा सकता है या उनका कोई मनी हमारे पास है उसको रोक दिया। और ये ज़ाहिर है कि एक ताकतवर मुल्क कमज़ोर मुल्क के खिलाफ ही कर सकता है। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि अमेरिका के खिलाफ सैंक्शन लगा दे सोमालिया जैसा मुल्क, जो खुद गरीब है। वो क्या बोलेगा कि मैं ऐसे तुम्हें दवाएँ नहीं बेचूँगा, तो ज़ाहिर है अमेरिका का नुकसान नहीं, नुकसान उनका हो जाएगा। लेकिन जो एक बड़ी इकोनॉमी है जैसे चाइना या अमेरिका या रशिया, अब ये अगर किसी गरीब मुल्क के खिलाफ एक ऐसा लॉ अपने पार्लियामेंट में या अपने वहाँ पास कर देते हैं या एस्टेब्लिश कर देते हैं कि भाई फलाँ मुल्क से हमारी ट्रेडिंग नहीं होगी या फलाँ मुल्क वाले हमसे अ हमारे कंट्री में नहीं आ सकते या उनका ये माल हमारे वहाँ इस तरह नहीं बिकेगा या हमने उनका पानी इस तरह बंद कर दिया है, तो इनको सैंक्शंस कहा जाता है अंग्रेजी ज़बान के अंदर। और ये जर्मनी के खिलाफ तैयार किया गया था। ये एक आप कह सकते हैं तरीका था दूसरे कंट्रीज़ को पनिश करने का बिना मिलिट्री एक्सरसाइज़ किए हुए। तो अब ये जब जर्मनी के खिलाफ हुआ था तो आप अंदाज़ा लगाएँ हिटलर जैसे नाहंजार के खिलाफ इसको इस्तेमाल करने के लिए जो चीज़ तैयार की गई थी, वो आज मुसलमानों के गले की हड्डी बन चुकी है और उसको कितना ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया जा रहा है। और ये अमेरिका की एक आप यूँ कह लें तरीका है मुसलमान मुल्कों को सज़ा देने का। और ये आप यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने मुसलमान ममालिक हैं, देखिए किसी न किसी फ़ॉर्म में उनको सैंक्शंस फेस करने पड़ रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द पार्ट ऑफ रशिया। रशिया में जब पहली बार सैंक्शंस माफ़ कीजिएगा सीरिया, मुझे सीरिया कहना था। सीरिया में जब सैंक्शंस लगाए गए पहली बार 1979 के अंदर, जब सीरिया को उसके कंट्री में बनने वाले सामान को एक्सपोर्ट करने से महरूम कर दिया अमेरिका ने। उसका कहना ये था कि सीरिया के अंदर क्योंकि टेररिज्म है, जिस तरह अफ़गानिस्तान में उन्होंने कहा था और पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं या और भी दूसरे ममालिक के अंदर कि भाई टेररिज्म है और ईरान के अंदर भी वो कहते हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वगैरह-वगैरह। तो उन्होंने ये कहा कि भई सीरिया के अंदर क्योंकि टेररिज्म पनप रहा है और ये बाहर दूसरे मुल्कों में और ज़ाहिर है उस वक़्त कुछ तंज़ीमें थीं, ऑल्दो इसमें डिस्प्यूट है, काफ़ी लोग तो कहते हैं कि खुद वो अमेरिकन स्पॉन्सर्ड थी और आईएसआईएस वगैरह के बारे में बहुत सारे खुलासे हुए। मैं उन पे नहीं जाना चाहूँगा लेकिन ये हकीकत है कि उस वक़्त
जबरदस्त टेंशन चल रहे थे, आपस में लड़ाइयां हो रही थी। अब ये जो मसाइल खड़े हुए, इसमें अमेरिका ने हल करने की जगह ये किया कि सैंक्शंस लगा दिए रशिया, माफ कीजिएगा, सीरिया के ऊपर। और सीरिया को बैन कर दिया उसके अपने मुल्क में बनने वाले सामान को एक्सपोर्ट करने से, चाहे वो सामान हो या टेक्नोलॉजी हो। अब ये बात जाहिर है कि मुल्क की मईशत पे जबरदस्त असर डालती है। अच्छा, मैं ये डिस्क्लेमर देता चलूं ताकि कोई हमारा भाई ये ना समझे कि हम यहाँ पर बशारुल असद या उसकी गवर्नमेंट को या उनकी फैमिली की जो एक कन्वेंशनल गवर्नमेंट चली आ रही है पिछले 30-40 साल से ज्यादा, तो हम उसको डिफेंड कर रहे हैं या उसको कसूरवार नहीं मानते किसी चीज के लिए। ऑफ कोर्स वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन हमारा यहाँ जो नजरिया है या जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि इन सैंक्शंस का एक कॉमन सिविलियन मुस्लिम पर क्या असर पड़ रहा है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। ना तो वो बशार उल असद को हुकूमत दे सकते हैं, ना हुकूमत से हटा सकते हैं। और हुकूमत से हटाने के नाम पे जो कुछ हुआ है वो जिसको हम लोग नॉर्दर्न सीरिया कहते हैं, वहां पर अभी मैं बात करूंगा उसमें कितना कुछ हुआ। तो कहने का मकसद ये कि इन सैंक्शन से कॉमन सिविलियन पर क्या असर पड़ रहा है, हम उस पर ज्यादा बात करेंगे कि अगर आप सैंक्शंस लगा रहे हैं कि भाई हुकूमत को मजबूर किया जाए, तो हुकूमत पर इसका कितना असर पड़ रहा है। या मैं कहूँ हुकूमत में बैठे जो कारिंदे हैं, जिनको ऑफिसर्स कहा जाता है, स्टेट या ऑफिस बियरर्स हैं, उन पर इसका तो बहुत नॉमिनल सा असर है। और ज्यादातर असर वो सिविलियंस पर पड़ रहा है। तो मैं उस पर्सपेक्टिव में ज्यादा इंशाल्लाह बात करने की कोशिश करूंगा। अब जाहिर है कि जिस इंडस्ट्री का सामान और टेक्नोलॉजी जो बन रहा है उसको बाहर एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया, तो वहां काम करने वाले लोग जो हैं, अगर एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो उन लोगों की जॉब्स चली जाएंगी। आगे उसके बाद ये जो सैंक्शंस थे ये चलते रहे काफी वक्त तक। लेकिन उसके बाद बराक ओबामा, जिनकी काफी लिबरल पॉलिसीज की वजह से हमारे लिबरल दोस्त कुछ उनकी तारीफ करते हैं, और ठीक है, हम उसमें नहीं जाना चाहेंगे अभी उनकी पॉलिसीज में। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने दो एक्ट बनाए, सीजर एक्ट और कैप्टागन एक्ट। अब इस एक्ट में उन्होंने क्या किया है कि जो पहले से वो लगे हुए थे सैंक्शंस, उनको और मजीद स्ट्रिंजेंट कर दिया। अब ये गौर कीजिएगा, ये जो सैंक्शंस हैं ये गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा असर नहीं कर रहे, क्योंकि जो प्रोडक्शन है उस पर आप बैन लगा रहे हैं, तो जॉब किसकी जा रही है? गवर्नमेंट की नहीं जा रही है, वहां के सिविलियंस की जा रही है। अब ये सीजर एक्ट या कैप्टागन एक्ट के बारे में आप थोड़ा सा जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उस पर ये दोनों है। इन शॉर्ट ये कि इन्होंने किया ये था कि हेल्थ केयर और जो वहाँ, अच्छा ये मैं आपको बताता चलूं, सीरिया के अंदर फार्मेसी की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़िया थी 1980s तक। और उसी को तोड़ने के लिए, क्योंकि उससे काफी रेवेन्यू अर्न हो रहा था और उसमें काफी लोग काम कर रहे थे, फार्मेसी यानी दवाएं वगैरह बनाती थी सीरिया। और क्योंकि मिडिल ईस्ट में इस तरह का कोई कंट्री नहीं है जो दवाओं में बहुत ज्यादा अच्छा रहा हो बनाने में, तो सीरिया एक्सपोर्ट करता था अपने आसपास के नेबरिंग कंट्रीज को। तो उसको तोड़ने के लिए इन्होंने ये सीजर और कैप्टागन एक्ट लाए थे, और उस पर पाबंदी लगानी शुरू की कि भाई ना हम खरीदेंगे और ना किसी को खरीदने देंगे। अभी मैं बताऊंगा वो और आगे डिटेल्स की किस तरह इन्होंने वो चीजें की। अच्छा, अब हुआ ये कि इन कंट्रास्ट टू मोस्ट केसेस इन विच द यूएस एंड इट्स ईयू एंड नाटो एलाइज। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये मैं जो डेटा आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, ये अगर मैं आपको प्रेजेंट कर पाऊं अपनी स्लाइड, लेट मी सी इफ आई कुड। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी आपके साथ। कोई कंफर्म करेगा प्लीज? जी हाँ, शेयर हो जी हाँ, चुकी है। शेयर हो गई, स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, आपकी स्क्रीन पर इस वक्त एक प्रोफेसर हैं एलेना दोहान। ये इनकी इमेज आपको दिख रही होगी। इनकी क्वालिफिकेशन मैं जरा पढ़ देता हूं। और ये यूएन की रिप्रेजेंटेटिव बन के गई थी सीरिया, शाम के अंदर, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर पाए कि वहाँ हालात क्या है, और उनका जो सैंक्शंस वेस्ट ने, खास करके यूरोपियन यूनियन ने जो इतने जबरदस्त लगाए हुए हैं, और उनका क्या असर पड़ रहा है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करने गई थी। तो प्रोफेसर एलिना है ये, इनकी जरा मैं क्वालिफिकेशन पढ़ देता हूं ताकि आपको अंदाजा लगे ये किसी एक कॉमन मैन की नहीं है। मैं इनकी रिपोर्ट आप चाहें तो जाके
यूएन की पूरी वेबसाइट पर आप पढ़ भी सकते हैं, और इनके कुछ कुछ पोर्शन मैं आपके सामने पढ़ के थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ, लेकिन क्योंकि उसको थोड़ा सा मुझे और फिर एक एक रीड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने उसमें से स्लाइड्स बना ली हैं। अच्छा, अब इनके बारे में मैं जरा पढ़ देता हूँ। प्रोफेसर जोहान रिसीव्ड हर पीएचडी इन इंटरनेशनल लॉ एंड यूरोपियन लॉ इन 2005। इन्होंने इंटरनेशनल लॉ और यूरोपियन लॉ के अंदर 2005 में अपनी पीएचडी कंप्लीट की है। और इन्होंने इंटरनेशनल लॉ और यूरोपियन लॉ के अंदर बोथ बेलारूस के अंदर, आई डोंट नो ये क्या क्वालिफिकेशन है, अगर कोई समझता हो तो ठीक है। और उन्होंने किसी प्रोजेक्ट में गालिबन पार्टिसिपेट किया। शी पार्टिसिपेटेड इन सेवरल एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग एसर कॉलेज यूरोप। इन्होंने एकेडमिक प्रोग्राम्स के अंदर भी पार्टिसिपेट किया, और एकेडमिक इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो हैग एकेडमिक एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये काफी क्वालिफाइड रही, और इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्होंने बेलारूस टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अपनी सर्विसेज दी हैं। उसके अलावा और भी कई डिपार्टमेंट्स में काम कर सकती हैं। इन शॉर्ट, जब वो यूएन के और मैं यूएन की ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, OHCHR, इस वेबसाइट पर हूँ मैं, और वहां पर से मैं इनका डेटा बता रहा हूँ। और ये यूएन की रिप्रेजेंटेटिव रही है सीरिया में। इन्होंने 12 डेज की विजिट की, और ये काफी डिटेल्ड रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की थी। इसको आप पढ़े, मैंने लिंक चैनल पे डाल दिया, अगर आप चाहेंगे तो उसको पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई कि उन्होंने, ठीक है, बैक टू द प्रेजेंटेशन। ये मैं उनकी रिपोर्ट से पढ़ के आपको बता रहा हूँ, ताकि अंदाजा लगे कि हमारे भाई और बहन जो सीरिया में रह रहे हैं इस वक्त, वो किस कदर सख्तियों का शिकार हैं। सिर्फ महज जलजला नहीं, तुर्की के अंदर हमारे भाई शहीद हुए, मजलूम हैं, इस वक्त बहुत गम से गुजर रहे हैं। हमारी सारी हमदर्दियां उनके साथ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनके पास वसाइल है। उनके पास अपना खुद का एक ऐसा लीडर है जो कम से कम एटलीस्ट लोगों का चुना हुआ है, लोगों के लिए काम कर रहा है। जबकि सीरिया के अंदर जो डिक्टेटर है या जो हाकिम है, वो जालिम है, वो लोगों के खिलाफ है। ऊपर से जो दूसरी ताकतें हैं वो और लोगों को जुल्म की चक्की में पीस रही। तो आपको अंदाजा लगे ये कितना खतरनाक हुआ। अच्छा, सीरिया ने एक्सटर्नल और इंटरनल ब्लॉकेड दोनों सहे। एक तो ये कि भाई बाहर से जो चीजें आ रही हैं उनसे महरूम कर दिया गया उन्हें, और इन्हें बाहर भेजने से महरूम कर दिया गया। मसलन सीरिया अगर अपनी दवाएं बनाए तो वो बाहर नहीं भेज सकती, बाहर से कोई दवा सीरिया आ नहीं सकती। लेकिन सीरिया मिडिल ईस्ट का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? ब्रेड बास्केट अंग्रेजी जबान में रोटी की डलिया को कहते हैं। और सीरिया के जो नॉर्दर्न प्रोविंस हैं, ये वाले हिस्से जो येलो कलर से मार्क्ड हैं इस वक्त, इस पे अगर आप मैप में देख पा रहे हो, इस हिस्से में सबसे ज्यादा गेहूं या अनाज की खेती होती है। और इंटरेस्टिंगली 2011 से पहले पहले तक, 2010 तक, सीरिया अपने वहां पैदा होने वाले अनाज से पूरे मिडिल ईस्ट को खिलाता था, इंक्लूडिंग डिफरेंट अरब कंट्रीज एंड ईरान वगैरह तक ये एक्सपोर्ट करता था सीरिया। इतना अपना सेल्फ सफिशिएंट कंट्री था सीरिया अपने आप में। अच्छा, सीरिया से मेरी मुराद शाम है, और जो अभी का शाम का हिस्सा जिसको हम सीरिया कहते हैं, मॉडर्न शाम या मॉडर्न सीरिया। लेकिन इंटरनल ब्लॉकेड किस तरह हुए कि जब वहां रिबल शुरू हुए। रिबल कुछ रेस के नाम पर शुरू हुए, कुछ बशार उल असद की गवर्नमेंट को टॉपल अप करने के लिए या जालिम को हटाने के लिए शुरू हुए। ऑल्दो हमारे अहल सुन्नत के एक बहुत बड़े आलिम थे वहां, शेख मोहम्मद सईद रमदान अलबूती, उन्होंने इन बगावतों के खिलाफ लोगों को समझाया और मना किया कि बगावत मत करो, तुम्हारे पास इतनी अभी कुव्वत नहीं। और इस्लाम में भी ऐसी सिचुएशन में बगावत जायज नहीं है, क्योंकि हालात फिर बद से बदतर होते जाएंगे, और हो गए वो। तो अब इन बगावतों का नतीजा निकला क्या? किस कदर मुसलमान जो सीरिया में रह रहे हैं, वो अपनी उगाई हुई रोटी से भी महरूम हो गए। हुआ ये कि उस येलो पोर्शन को, जो जिसको हम नॉर्दर्न सीरिया कहते हैं, ये वाला हिस्सा जो तुर्की से लगा हुआ है, जहां पर सबसे ज्यादा गेहूं और अनाज पैदा होता था, आज वो हिस्सा बागियों के कब्जे में चला गया है। और ये बागी वो हैं जिनको अमेरिका सपोर्ट करता है। और इंटरेस्टिंगली, अब ये अनाज वो बागी जो अपनी सेल्फ सस्टेन्ड गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो कुर्दिश हैं, कुछ नेशनैलिटी के हिसाब से अपने आप को वो कुर्दिश कहते हैं, और दूसरे ये कि वो बशार उल असद के खिलाफ हैं वगैरह वगैरह, वो ये अनाज उगा के खुद कंज्यूम करते हैं। ये जाहिर है जंग के हालात में तो बहुत ज्यादा उगा भी नहीं पाते होंगे,
लेकिन बाकी सीरिया उस अनाज से महरूम हो गया। बाहर से तो अनाज आ नहीं सकता, और अंदर उगाया हुआ कोई प्रोडक्ट बाहर जा नहीं सकता कि उस पैसे से मंगवा लेंगे कुछ। और दूसरा ये कि जो खुद की जमीन थी जहां पर उगाते थे, जो सबसे ज्यादा रिसोर्सफुल एरिया था, उस हिस्से पर बागियों का कब्जा हो चुका है। और ये बागी जो थे, इनको सपोर्ट हासिल थी इंटरनेशनल कम्युनिटी की, अमेरिका की, यूरोपियन यूनियन की, और इस वजह से सीरिया इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लॉकेड का शिकार हो गया बुरी तरह से। अब वहां के लोगों को खाने की भी तंगी होनी शुरू हो गई। आइए मैं थोड़ा सा आगे पढ़ूं कि प्रोफेसर एलिना क्या लिखती हैं। दिस इज अचीव बाय फॉरेन मिलिट्री कंट्रोल ओवर ऑयल रिसोर्सेज एंड क्रिटिकल एग्रीकल्चरल फील्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया। जो मैंने कहा कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया के अंदर ऑयल और जो खाने की फील्ड्स हैं, जिनको हम खेत कहते हैं, खेत और तेल के कुओं पर कब्जा हो गया। और इसको क्या कहा जाता है? ब्रेड बास्केट ऑफ लेवेंट। लेवेंट अरब के उस इलाके को कहते हैं जिसे हम सऊदी अरब और उसके आसपास के ममालिक, ईरान और सऊदी अरब और ऊपर तुर्की के बीच का जो हिस्सा है, इसको लेवेंट कहा जाता है। और ये वहां की ब्रेड बास्केट कही जाती है सीरिया, जैसे मैंने आपको बताया। उस इलाके पर किनका कंट्रोल हो गया है? अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएस बैक्ड एंड कुर्दिश डोमिनेटेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जिनको हम आम जबान में अगर कहना चाहें तो बागी। अब उनकी बगावत कितनी जायज है नाजायज है, मैंने आपको बता दिया। हमारे अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम थे, शेख सईद रमदान अलबूती, उन्होंने इसके खिलाफ मना भी किया था, और इसी वजह से उन्हें बागियों ने शहीद भी कर दिया। और वो नमाज, माफ कीजिएगा, कुरान की तफसीर पढ़ाते हुए शहीद हो गए दमिश्क की गालिबन जामा मस्जिद में। हालांकि उन पर यह इल्जाम लगाया था बागियों ने कि वो जालिम बशारुल असद के मतलब सपोर्टर हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इस पर आप अगर तफसील देखना चाहेंगे तो इंशाल्लाह कभी बात की जा सकती है, क्योंकि मैंने उनका जिक्र किया तो सफाई देता चलूं। और जो बागी थे उन्होंने उस हिस्से पर कब्जा कर लिया जो नॉर्थ ईस्ट में, मैं दिखा चुका आपको मैप के अंदर ये वाला हिस्सा। और मैं ये पिक्चर आपके ग्रुप में भी डाल दूंगा ताकि आप और डिटेल में देख पाए। मैंने अल जजीरा से ये पिक्चर ली हुई है, और ये बताता है कि किस हिस्से पर किसका कब्जा है। ये लाल वाला जो हिस्सा है, इस पर जो वहां का इस वक्त हुक्मरान है बशारुल असद, उसकी फौजों का कब्जा है। इस पीले वाले हिस्से पर जो बागी हैं कुर्दिश, उनका कब्जा है। और ये नीले वाले हिस्से पर, ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो जो तुर्की के बॉर्डर से लगा हुआ है, यहाँ पर तुर्की फौजों की का कब्जा है और इंटरनेशनल फौजों का कब्जा है। और ये हिस्सा जो जिसको इबलियत कहते हैं, या बाकायदा अमेरिकन फौजें मौजूद है, जिसको डीमिलिटराइज कहा जाता है। खुदा जाने क्यों कहते हैं, जबकि यहाँ फौजें अमेरिकन और इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग नाटो वगैरह की मौजूद है। और ये वाला हिस्सा, और अगर इस हिस्से में बागी मौजूद हैं और इस हिस्से में बागी मौजूद हैं। ये जो काले धब्बे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मौजूद हैं आईएसआईएस दाइश वाले, जो सलफी दाइश हैं वो मौजूद हैं। और ये नीला वाला हिस्सा वो है जिस पर इसराइल ने कब्जा कर रखा होगा। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में था, तब आप लोगों को याद होगा, बड़ा मशहूर हुआ था गोलान हाइट का मसला। तो गोलान हाइट्स ये सीरिया की वो जमीन है जहां पर कुछ पहाड़ हैं जिनको गोलन हाइट्स कहा जाता है, जिस पर कब्जा किया है इसराइल ने। तो थोड़ा सा ये नक्शा अगर आप जहन में रखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि कितना ज्यादा वहां के मुसलमान परेशान हाल हैं। अच्छा, तो ये जो प्रोफेसर एलन है, वो कहती हैं कि ये जो एसडीएफ पार्टी है, जो उसको बागी कहा जाता है, जो जिनका पूरा नाम कुर्दिश डोमिनेटेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस है, जिसको अमेरिका सपोर्ट करता है, उन्होंने अपना ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन बना रखा है इस इलाके में। और फिर यही वो लोग हैं जो वहां के फूड को और ऑयल को कंट्रोल करने लग गए हैं। यानी आप गौर करें, पूरे मुल्क के अंदर अमेरिका ने उन हिस्सों पर अपने बागियों के जरिए, या मतलब अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं कह सकता हूं प्रॉक्सीज ने कब्जा कर लिया है बाकायदा। और अब उनके जरिए बाकी मुल्क को अपने ही रिसोर्सेज से जो मुसलमानों के हैं महरूम कर दिया गया। ये कितनी जालिमाना बात है, इसे ही आप गौर कर लें। मैं बशारुल असद को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं नहीं कहता हूं कि उसके ही हाथ में होना चाहिए सब कुछ या उसको मिल जाना चाहिए कंट्रोल। लेकिन एक हदीस शरीफ है, उलमा इस पे जिरा कर सकते हैं, लेकिन इससे शेख सईद रमदान अलबूती ने इस्तदलाल किया था, तो मैं भी पढ़ देता हूं। हदीस शरीफ है जिसका मफहूम यह है कि जो बदअमनी है वो जुल्म से भी ज्यादा बदतर है, जिसका मफहूम है
यानी अगर कोई हाकिम जुल्म कर रहा है और उसके खिलाफ आपने बगावत करके बदअमनी फैला दी, तो अब तो किसी की भी जान की हिफाजत नहीं रह गई। इसलिए जब तक ये मतलब उलमा फरमाते हैं, जब तक आपका 100% कॉन्फिडेंस ना हो कि आप गालिब आ ही जाएंगे बागी होकर और इस्लामी निज़ाम कायम कर देंगे, तब तक बगावत की इजाजत नहीं है। बाहर शरीयत में आप ये मसला देख सकते हैं। अच्छा, इसके आगे हम बात करते हैं। अब ये ऑटोनॉमस एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकी सीरिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों को, और बहुत बड़े अगर पैरामीटर में कहूं तो लेवेंट यानी वो इलाका जो आसपास के ममालिक का है, जो जॉर्डन या इराक वगैरह, उनको भी परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि वहां की फूड और ऑयल सप्लाई बंद कर दी है। अब इससे हुआ क्या? Damascus is subjected to a double stranglehold by depriving it of its oil, the main resource of foreign exchange. अच्छा, अब डमेस्कस जब कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि शामी गवर्नमेंट या शामी मुल्क, डमेस्कस क्योंकि वहां की कैपिटल है, इस तरह अंग्रेजी में लिखने का रिवाज होता है। तो शामी लोग या शामी गवर्नमेंट या यूं कह लें शाम मुल्क अपने ही ऑयल रिसोर्सेस से महरूम हो गया। और माफ कीजिएगा, ये जो एनर्जी एक्सपोर्ट करता था सीरिया, ये तकरीबन उसके बाकी मईशत का एक चौथाई था। जो उसे बाहर से पैसा मिलता था, फॉरेन से अर्निंग होती थी, या जो उसकी मार्केट की अर्निंग थी, वो एक चौथाई खाली इस तेल पर इन्हिसार था। और ये जब खत्म हुआ, सीरिया के लोगों के हाथ से निकल गया, तो अब ये इतना यूं समझिए कि एक चौथाई इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। जाहिर है इसका असर एक हाकिम पर क्या पड़ेगा? वो कल भी महलों में रह रहा था, कल भी सिक्योरिटी के साथ रह रहा था, और कल भी अच्छे खाने खा रहा था। मसला किसके साथ खड़ा होगा? एक कॉमन सिविलियन मुस्लिम के साथ, हमारे उस मजलूम भाई के साथ, जो पहले ही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और दूसरे रिसोर्सेज तबाह होने से जॉब जा चुकी है, या उसके अपने घर बार डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और एलिना कहती है कि ये जो एनर्जी मार्केट है, ये टोटल 90% कवर करता है जो उसकी इंटरनल डोमेस्टिक नीड्स हैं सीरिया की। यानी यूं समझे कि 90% नीड्स से महरूम हो गए उस सीरिया के लोग जहां पर इस वक्त जालिम हुक्मरान है। और जहां पर बागी हैं, वो तो खैर वो अपना उनको मिला हुआ है। बागी भी बहरहाल मैं बता दूं, कोई ऐसा नहीं है कि वो मुसलमान होने का दावा नहीं करते हैं, वो भी इस्लाम का दावा करते हैं, और वो भी ऑल्दो उनको वेस्ट का सपोर्ट हासिल है, लेकिन वो भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के साथ ही काम कर रहे हैं। अ, इसके आगे जरा हम बात करते हैं कि अभी रिसेंट में लगने वाले जो नए सैंक्शंस हैं, ये तो बात हो गई थोड़ा पुराने सैंक्शंस की, जो अब तक लगे हुए थे 2000 तक, यानी 1979 से लेकर के 2000 या 2003 तक के जो सैंक्शंस थे। अब 2004 के बाद जो सैंक्शंस लगे, जरा हम उस पर भी बात कर लें। यानी समझिए सितम बालाए सितम। अच्छा, इरफान भाई ने हमें ज्वाइन किया। इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी अल्लाह का शुक्र है, उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। माशाल्लाह, हम लोग तो ठीक हैं। और चलें, आप फ्री हो जाएं तो बताएं, क्योंकि आपका जो पोर्शन है शाम और शाम की मुक़द्दस सरजमीन के फ़ज़ाइल जो अहदीस में बयान हुए, मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है प्रेजेंटेशन में। आप इंशाल्लाह इनको बयान फरमाएंगे तो बेहतर रहेगा। जी मैं इंशाल्लाह आप जब कहें मैं इसको बयान कर दूं, क्योंकि मैं अब जो मेरी डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँचने में तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिलहाल मैं मेट्रो पर हूँ, तो मैं यहाँ से भी बयान कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आप अवेलेबल हैं तो फॉर श्योर, व्हाई नॉट, ताकि हम फ़ज़ाइल भी जान लें कि शामी सरजमीन के फ़ज़ाइल जो अहदीस मुबारका में बयान हुए, आप उनको बयान फरमा दें। जी ठीक है। मुल्क शाम जो है इसकी बहुत सारी फजीलतें हदीस शरीफ में आई हैं, और यूँ समझें कि अगर हम इसको सिर्फ हदीस की रोशनी में इसकी फजीलत को बयान करना चाहें तो हम एक पूरी किताब लिख सकते हैं, इतनी फजीलतें आई हैं। लेकिन उनमें से कुछ ख़ास जो हैं, जो हदीसें मैंने कलेक्ट की हैं यहाँ पर बयान करने के लिए, तो वो मैं चाहता हूँ कि कुछ 5-6 हदीसें हैं वो मैं बयान कर दूँ यहाँ पर। आवाज़ आ रही मेरी?
जी इरफान भाई आ रही है माशाल्लाह। तो शुरू करें इंशाल्लाह। हाँ हाँ, ठीक है। तो वही मैं एक हदीस शरीफ सुनाता हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जान लो, शाम में 10 में से 9 हिस्से भलाई है और एक हिस्सा बुराई। यानी कि देखिए, थोड़े बहुत जो है करप्शन हर जगह होते हैं, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि 10 हिस्से भलाई के हैं और एक हिस्सा बुराई का है। और फिर फरमाया कि बाकी इलाकों में 10 में से 9 हिस्से बुराई के हैं और एक हिस्सा भलाई का होगा। और फिर फरमाया कि और उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में इब्न मसूद की जान है, यानी साहबी रसूल अपने बारे में फरमा रहे हैं। फरमाया कि कारी भाई, यानी कि जो लोग पढ़ते हैं, तिलावत वगैरह करते हैं, फरमाया कि रूए ज़मीन पर तुम्हें सबसे ज़्यादा यही चीज़ महबूब होगी कि तुम्हारे पास कोई ऐसी सवारी का इंतज़ाम हो जाए जो तुम्हें तुम्हारे घर वालों को शाम तक पहुंचा दे। मतलब शाम में पहुंचने की इतनी फजीलत है कि फितनों के दौर के ताल्लुक से ये बात बताई जा रही है कि जब फितने होंगे तो आप सबके लिए सबसे ज़्यादा जो फोकस होना चाहिए, सबसे पहला जो प्रेफरेंस होना चाहिए, वो शाम का होना चाहिए कि आप अपने आप को शाम में शिफ्ट कर दें। इस हदीस को इमाम हाकिम ने मुस्तदरक लिल हाकिम में 8541 हदीस नंबर पर लिखा हुआ है। इसका स्कैन आप शेयर कर दें। यस, दैट्स राइट। आगे दूसरा जो स्कैन है वो 8555 वाला, उसको भी शेयर कर दें। उसमें 3 हदीसें एक साथ होंगी। यस, राइट। इसमें जो एक हदीस है ऊपर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फितने वाक़े होंगे, यानी जब फितने शुरू होंगे, उस वक्त ईमान शाम में होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब सारी दुनिया में लोगों का ईमान खो रहा होगा, लोग फितनों में पड़ करके अपने ईमान को छोड़ दे रहे होंगे और गुमराह हो जा रहे होंगे या काफिर हो जा रहे होंगे, उस वक्त की वक्त के लिए भी ये बात फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उस वक्त भी जो ईमान होगा वो शाम में होगा। ये भी शाम की फजीलत है। फिर एक और हदीस शरीफ सुन लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम अल्लाह के मुल्कों में चुना हुआ है और इसकी जानिब उसके चुने हुए बंदे आएंगे। जो शख्स शाम से किसी और मुल्क की तरफ निकल जाएगा वो इस पर नाराज होगा। यानी कि अगर कोई शाम में रहता हो और वो फितनों की वजह से उसको छोड़ करके भागना चाहता हो, वो सोच रहा हो कि हम यहाँ से एस्केप कर जाएं, कहीं और जाकर के शिफ्ट हो जाएं, तो हदीस शरीफ में फरमाया कि नहीं, शाम को नहीं छोड़ना, बल्कि जो शाम को छोड़ेगा तो अल्लाह ताला उससे नाराज हो जाएगा। और फिर फरमाया कि और जो शख्स किसी और मुल्क से आकर इसमें दाखिल हो जाएगा वो इसकी रहमत में होगा। यानी कि आप अगर खुद को शाम की तरफ माइग्रेट कर लें, शाम में जाकर के शिफ्ट हो जाएं, तो उसके लिए फरमाया गया कि वो अल्लाह ताला की रहमत में दाखिल हो जाएगा। इसे इमाम हाकिम ने 8555 पर नकल किया। अच्छा, और यहाँ पे मैं पढ़ पा रहा हूँ हाजा हदीस सहीहुल इस्नाद। तो जी, ये हदीस सही ये उल इस्नाद है। सही हदीस जी, यानी कि ऑथेंटिक है। अला शर्त मुस्लिम, जी मुस्लिम की शर्त पर सही है। जी जी, जो क्राइटेरिया ठीक। इमाम मुस्लिम का है हदीस को सही कहने का, उस क्राइटेरिया के जी मुताबिक ये हदीस सही है। माशाल्लाह। अच्छा, ये जी लास्ट तीसरी वाली हदीस। हाँ, आगे तीसरी भी हदीस पढ़ता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन करीब तुम्हारे लिए लश्कर तैयार होंगे। एक लश्कर हम्म, शाम में होगा, एक इराक में होगा, एक यमन में होगा। फिर हजरत हम्म, अब्दुल्ला बिन हवाला ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए क्या इंतखाब फरमाते हैं, यानी कि मुझे क्या सजेशन देते हैं, मैं कौन वाले लश्कर में शामिल हूँ। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शाम को इख्तियार करना, यानी शाम वाले लश्कर में शामिल हो जाना। जो उस तक ना पहुंच सके तो यमन के लश्कर में शामिल हो जाए और इसके हम्म, कुओं का पानी पिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे लिए शाम और अहले शाम का जिम्मा ले लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। देखें कि जी शाम में सही। के लश्कर में शामिल होना, शाम की तरफ से डिफेंस में लड़ना, ये बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे लिए शाम और अहले शाम का जिम्मा ले लिया है। वैसे अल्लाह ताला हर किस्म की जिम्मेदारी से पाक है, लेकिन जब इस तरह की कोई जी बात आती है तो यहाँ पर मुराद होती है उसकी रहमत, उसका करम, उसका फजल। तो यानी कि अल्लाह हाँ, ताला ने ये नबी बात तो करीम। मुशाहिदे में भी आ रही है इरफान भाई, देखने में भी आ रही है कि जब पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान खवातीन हिजाब को उतारने के लिए बड़ी बेचैन नजर आती हुई हैं, तो वहीं पर वो शाम के अंदर मलबे में दबी हुई औरत है, वो बाहर आने से इनकार कर देती हैं कि पहले मेरे हिजाब को लाया जाए तब मैं बाहर आऊंगी।
जी कोई बिल्कुल, बाहर ये वही निकाला बात जाता है। है कई कई घंटों के बाद, तो वो कोई सूरह बकरा की तिलावत करते हुए बाहर आ रहे। एक साहब का भी एक फोटो वायरल हुआ था कि वो तस्बीह पढ़ते हुए शहीद हो गए उसमें। तो इस तरह का जो मिजाज है वो शामियों के अंदर जबरदस्त तरीके से दिखता है, जबकि जी दूसरे ममालिक के अंदर जो मुसलमानों की ईमानी हालत है वो उतनी ज्यादा नहीं, और वहाँ के उलमा भी इस वक्त जबरदस्त हैं। मतलब उनकी तारीफ हमारे अहले सुन्नत के उलमा भी करते हैं कि वहाँ फी सबीलिल्लाह पढ़ाते हैं, और काफी डेडिकेशन के साथ और खौफ इलाही के साथ उलमा पढ़ाते हैं। जी 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 बिल्कुल, ये बिल्कुल वही बात है कि अभी जो ऊपर हदीस गुजरी कि जब फितनों का दौर होगा तो ईमान शाम में होगा। तो अभी भी देखें जो हम्म। प्रैक्टिस है, जो इस्लामिक प्रैक्टिसेस हैं, जैसे वो बुर्के व हिजाब वाली बात हो गई, तो वो सारी हम्म। चीज़ें सबसे ज़्यादा जो फॉलो हो रही हैं पाबंदी के साथ में, अभी भी वो शाम में उनकी निशानियाँ मिलती हैं। और फिर ये कि शाम तो हम्म। वो उन मुल्कों में से भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना व लना फी शामिना, कि जी अल्लाह जी। हमारे शाम में बरकत दे और हमारे यमन में बरकत दे। तो जिसके लिए बेशक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बार बार दुआ फरमाई हो कि हाँ इसमें हमें बरकत दे, तो ज़रूर है कि अल्लाह के रसूल की दुआ कभी रद्द नहीं होती। और फिर हम्म। अल्लाह ताला ने शाम में खूब बरकत दिया। आगे एक और हदीस शरीफ मैं सुना दूं कि हज़रत जी जी। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ये हदीस नंबर 8658 है। जी। हाँ, हज़रत अ, अली ग- ये वाली फरमा रहे थे? एक, एक हाँ, नहीं ये नहीं, ये दूसरी अखबरना है। अली बिन मोहम्मद। नहीं नहीं, ये दूसरी है, ये 8652 है। अच्छा, ये हदस यहाँ पे ये, अ, शायद वो स्कैन में नहीं आ पाई। अच्छा कोई बात नहीं, उसका आप मैं प्रेस बता दें, फिर हम इंशाल्लाह उसको डाल देंगे। हाँ ठीक है, 8658 नंबर है ये हदीस का। मैं हदीस सुना देता हूँ। हज़रत अली ठीक है, रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते। फरमाते हैं कि अहले शाम की गुमराही को बुरा भला कहना, यानी कि अगर तुम देखो कि वहाँ के कुछ लोग कुछ बुराई कर रहे हैं, किसी तरह की गलत काम कर रहे हैं। अब जैसे एक मिजाज होता है लोगों का कि किसी मुल्क में किसी 2 4 10 लोगों को कुछ बुरा और गलत करते देख लिया तो कह देते हैं कि अरे वहाँ के तो लोग ऐसे होते हैं, वहाँ के लोग खराब होते हैं, वहाँ के लोग अच्छे नहीं होते। तो देखिए हदीस शरीफ में स्पेशली इस शाम के मामले में ये ताकीद आ गई है। फरमाया कि अहले हम्म। शाम की गुमराही को तो बुरा भला कह लेना, लेकिन वहाँ के हम्म। लोगों को की बुराई ना करना, क्योंकि उन लोगों में अब्दाल होंगे। हम्म। तो ये साफ साफ समझ आ रहा है कि अगरचे वहाँ कुछ लोग होंगे जो थोड़ी बहुत गलत काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम कभी इस तरह के जुमले मत अदा करना कि शाम के लोग बुरे होते हैं। फिर इतनी बड़ी बात हाँ। फरमा दी कि वहाँ अब्दाल होंगे। अब्दाल जो है ये औलिया में बहुत बड़ा ऊंचा मकाम होता है। और अब्दाल जो जी होते हैं वो 40 होते हैं, और इनकी वो जिम्मेदारी होती है कि वो समझ लें कि पूरी दुनिया का निज़ाम यही चलाते हैं, अब्दाल। जी, बेशक। हाँ, मौला तो अली ये से बहुत बड़ा गालिबन मकाम रिवायत है। है कि वहाँ अब्दाल पाए जाते हैं और अहले शाम को बुरा ना कहो। जी, तो जी। ये शाम की बहुत बड़ी फजीलत है। वैसे तो शाम के ताल्लुक से और भी बहुत सारी हदीसें हैं। एक हदीस शरीफ जो है अभी आपने जो स्कैन शेयर किया था वो ज़रा कर दें। जी, ये वाला। हाँ ये तिरमिज़ी की हदीस है। अच्छा ये तिरमिजी ये भी वाली ये ठीक है। है। अच्छा ठीक है, तिरमिज़ी वाली पहले पढ़ देता हूँ। जी। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाम के लोगों में खैर नहीं होगी तो फिर तुम में से किसी के पास भी खैर नहीं होगी। हम्म। जब शाम में फसाद हो जाएगा तो तुम में से किसी के पास भी जो है खैर नहीं होगी। यानी कि शाम यूं समझ लें कि वो मरकज है खैर का, खूबियों का, भलाइयों का। इतनी बड़ी बात फरमाई हम्म। गई। ये तिरमिज़ी शरीफ की जो हदीस है कि अगर वहां पर खैर नहीं है, अगर वहां पर भलाई नहीं है, अगर वहां पर सेफ्टी नहीं है, तो समझ लीजिए कि दुनिया में कहीं किसी मुसलमान के लिए कोई सेफ्टी, किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। और आज देखें कि शाम में जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और उन लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और पूरी दुनिया खामोश बैठी है। कुछ डर के खामोश बैठे हैं तो कुछ इसलिए खामोश बैठे हैं कि वो अपनी लाइफ में मस्त हैं, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है। उनको तो बस अपना नंबर आने की देरी है कि जब हमारा नंबर आ जाएगा तब देखेंगे। जी जी, सही तो फरमा रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि हम वज़ू बनाएं, 2 रकात नमाज सिर्फ इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह ताला हम उन शामी भाइयों के लिए दुआ करना चाहते हैं जिसको सलातुल हाजत कहते हैं, कि अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से हमारे शामी भाइयों पर रहम फरमा, उनके लिए रास्ते आसान फरमा दे। सही, बेशक। बल्कि जैसे आपने फरमाया ना कि ईमान शाम में है, तो पूरा कुफ्र शाम पर और फिलिस्तीन पर ही हमला आवर है इस वक्त। जो उनका जी जी मरकज है, बिल्कुल। हदफ है, जो
मरकज़ी हदफ है वो शाम और फ़िलिस्तीन की ही सरज़मीन और वहाँ के मुसलमान ही हैं, और उनका हाँ, बिल्कुल, माशाअल्लाह बिल्कुल। जज़्बा ईमानी देखने वाला दुनिया के मुसलमान देख के अशश कर उठते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये ज़ाहिर है कि अच्छा, कुफ़ार भी ये हमारे आप इसे स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं। तिलावत फरमाएँ। जी। क्या कुफ़ार भी हमारे हाँ, स्क्रिप्चर्स को वो पढ़ते हैं, हमारी बल्कि हदीस हमसे वगैरह ज़्यादा पढ़ते वो हैं। पढ़ते हैं भई। हाँ, तो उनको इस बात का बल्कि आइडिया ज़रूर अभी हो जाता है एक कि रिपोर्ट आई थी, मैं देख रहा था। जी, जी। हुँ, कि उन्हें इस बात का आइडिया ज़रूर हो जाता है कि इसमें जो कुछ लिखा है वो सही है, और इसी के मुताबिक हमें जो है अपना अमल और प्लान करना होगा। सही फरमा रहे हैं। बल्कि एक रिपोर्ट आई थी कि इज़राइल इस वक़्त बरगद के जो पेड़ हैं, वो लगा रहा है। तो मुझे हँसी आई, लेकिन मैं हाँ, गौर बिल्कुल। करने लग गया कि उन्होंने इसका मतलब हमारे स्क्रिप्चर्स पढ़े हैं। तभी तो हाँ, उन्हें मालूम बिल्कुल। चलता है कि बरगद ये उनका पेड़ है या उनकी तरफदारी करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं साबित होता कि उन्होंने पढ़े, बल्कि ये भी साबित होता है कि उनका बिलीफ है कि हमारे पास जो कुछ लिखा है वो सही है। हाँ, ये भी उनका यकीन है भाई, वो देख रहे हैं ना चीज़ें क्लियरली सामने से आते हुए। यहाँ तक कि जो सी ऑफ गैलिली है, उसको वो सुखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हदीस में आता है दज्जाल उस वक़्त निकलेगा जब ये सी ऑफ गैलिली सूख जाएगा। और गालिबन वो हुँ, जो सहाबी गए थे जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की थी, तो दज्जाल ने भी उनसे पूछा था कि भई क्या वो बहर तिब्रिया सूख गया है, सी ऑफ गैलिली? तो उन्होंने फरमाया था कि हुँ। नहीं, अभी नहीं सूखा है। तो ये और एक और फ़ज़ाइल थे। हदीस अच्छा, शरीफ। इस जी। हुँ, वो जी, जी, फरमाएँ। स्कैन अभी जो एक स्कैन अभी आपने मुस्तदरक वाला शेयर किया था लास्ट में, 5 यही यही है। वाला है, राइट? जी। हाँ, हाँ। तो एक हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम जो हैं वो शाम की तरफ निकले, तो उनके वालिद जो हैं वो कहते हैं कि मैंने छत पर चढ़ करके उन्हें देख लिया कि वो शाम की तरफ जा रहे थे। जी। तो उन्होंने आवाज़ दे कर के उनसे जो बात कहा वो देखिए बहुत गहरी बात है। उन्होंने कहा कि ऐ बेटे, अपने आप को आज़माइशों से बचाओ, और एक वक़्त आएगा जब शाम से मुसलमानों की चीखों की आवाज़ आएँगी। अल्लाह! तो बताएँ वो दौर कौन-सा है? वो दौर तो पहुँच चुका है। और बिल्कुल। हकीकत तो ये है कि इस वक़्त जो दुनिया में मुसलमानों पर ज़ुल्म का सिलसिला शुरू हुआ है, आप अगर गौर करें तो 1930 या 40 के बाद शुरू होता है। वो हुँ, उनकी खिलाफत भी ख़त्म हो जाती है, और फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो चाइना के अंदर वो जो क्या कहते हैं, उइघुर का अपना कंट्री है, वो लॉस हो जाता है। उसके अलावा बाकी हुँ, ममालिक के अंदर ज़ुल्म-सितम शुरू होते हैं। फ़िलिस्तीन की सरज़मीन पर 48 के अंदर इंतिफ़ादा हो जाता है, और हज़ारों बेकसूर फ़िलिस्तीनियों को ज़ुल्मन उनकी ज़मीन से निकाल कर के इज़राइल कायम होता है। उसके अलावा अफ़्रीका के अंदर भी खुराफात शुरू हुई, और अगर आप सीरिया की तारीख पढ़ें तो 1925 के अंदर एक बड़ा रिवोल्ट आता है सल्तनत इस्लामिया के खिलाफ, और वहां पर एक हुँ। यूं कह लें लिबरल या वैसे माइंडसेट का जो वेस्ट सपोर्टेड था, और उसके बाद में फिर फ्रेंच ऑक्यूपेशन भी चला और बहुत सारी चीजें। कहने का मतलब ये कि सीरिया में फितने शुरू हुए 1930 के बाद, और उसी वक्त से पूरी हुँ। दुनिया के अंदर मुसलमानों के हालात खराब होते चले गए। जी, जी। और जो इस वक़्त बड़े सैंक्शंस हैं वो 2000 में लगाए गए, 2000 या 2002 3 4 के बाद, और उसके बाद से तो इस्लामोफोबिया ऐसा बढ़ा हुआ है, और ख़ास करके इंटरनेट का भी दौर आया उसके बाद, और उसके बाद फिर पूरी दुनिया में कोई मुसलमान अमन के साथ नहीं रह पा रहा। अब तो कोने के अंदर गली मोहल्ले के अंदर रहने वाला मुसलमान भी सेफ नहीं है। वरना पहले ये था कि चलिए भाई गवर्नमेंट्स हैं, ये टॉपल कर दी जा रही हैं, या कुछ मुसलमानों को टेररिस्ट कहा जा रहा है, और बहुत ज़्यादा इतना शोर नहीं था। लेकिन अब तो एक आम इंसान भी मुसलमानों के खिलाफ अ, जान लेने देने को तैयार होता जा रहा है, जो गैर मुस्लिम है वगैरह वगैरह। तो ये जो हालात बिगड़ रहे हैं, ये शाम के बिगड़ते हालात के साथ साथ हमारे हालात भी बिगड़ते जा रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही साबित हुई है। जी। ठीक है, हम थोड़ा रीसेंट सैंक्शंस की बात कर लेते हैं, ताकि आपको और भी अंदाजा होता जाए कि ये सैंक्शंस जैसे-जैसे बढ़ते जा रहे हैं, वहाँ जो उनके यूँ कहिए कि गले की रस्सी खींची जा रही है हमारे मुसलमान भाइयों की, वो किस कदर मुश मुस्लिम कौम या मुस्लिम उम्मत के लिए खतरा बनती जा रही है, और उनके लिए फितनों का दौर-दौरा बढ़ता जा रहा है। बराक ओबामा
जो लिबरल लॉबी के बड़े ही फेवरेट टाइप स्टूडेंट थे, बड़ा एलजीबीटी और मुस्लिम वगैरह वगैरह कहा गया, उनको मुस्लिम सपोर्टर कहा गया। ठीक है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। उन्होंने 2004 के अंदर माफ कीजिएगा, मोस्ट ऑफ द यूनिलैटरल सैंक्शंस अगेंस्ट सीरिया डेटेड बैक टू द व्हेन प्रेसिडेंट, अच्छा, 2004 में एक लॉ बनाया था सीरिया ने, जिसका नाम था सीरिया अकाउंटेबिलिटी एक्ट। अब ये कहते हैं ना वो, अमेरिका बहादुर हैं, तो सीरिया की अकाउंटेबिलिटी यही तो करेंगे, क्योंकि अब दुनिया के नए खुदा हैं। तो इन्होंने एक एक्ट बनाया कि सीरिया में अकाउंटेबिलिटी होगी कि कौन कितना मजलूम है, किस पर किसने जुल्म किया, हम उससे बदला लेंगे वगैरह वगैरह। और इस बिल के नाम पर किया ये गया कि पहले से जो चीजें इम्पोज थी सीरिया के ऊपर, और उनको स्ट्रिंजेंट कर दिया, और 2011 में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट, यानी सख्त से सख्त तर करते चले गए। अब इन नए जो 2011 के अंदर उन्होंने सैंक्शंस लगाए, 2004 के एक्ट में जो बढ़ोतरी कर दी सख्ती के अंदर, उसमें क्या क्या था? ऑयल एक्सपोर्ट्स बैन कर दिए, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। हाँ, मैं ये एग्री करता हूं कि यहाँ पर जो जालिम गवर्नमेंट है वहां की, उसको इफेक्ट पड़ सकता है फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन से, लेकिन ऑयल एक्सपोर्ट जो डायरेक्टली कम होने से डायरेक्टली हमारा कॉमन मुस्लिम सिविलियन परेशान होगा, उसका कोई लिहाज नहीं रखा गया। जबकि आप अगर पढ़ेंगे जर्मन का न्यूरम्बर्ग ट्रायल वगैरह आप पढ़िए, आपको इतना गुस्सा आएगा कि तकरीबन 50,000 नाजीज को पकड़ा गया, उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए, और आपको मालूम होगा मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ। जी मेरी आ रही आवाज आ है। रही है? कोई कंफर्म करेगा प्लीज? जी जी आ रही है। जी हाँ आ रही है। अच्छा, ठीक है। न्यूरम्बर्ग ट्रायल के बारे में मैं बता रहा था कि जर्मनी में जब नाजीज को पकड़ा गया और उनके ऊपर ट्रायल हुआ, और ने जब उसको नाजीज को डी रेडिकलाइज करने की कोशिश की, तो उसमें सिर्फ फांसी मालूम है कितना? आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। माफ कीजिएगा, मेरे साइड कुछ नेटवर्क इशू है, आई डोंट नो, आई होप अब आ रही होगी आवाज आपको। तो न्यूरम्बर्ग ट्रायल हाँ के अभी बारे में ठीक मैं है। बता रहा था, जिनके लिए, हाँ, न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स के बारे में मैं बता रहा था कि जिनके लिए सैंक्शंस ओरिजिनली इन्वेंट किए गए थे या बनाए गए थे नाजीज के खिलाफ, तो उन नाजीज को पनिश करने के लिए जो न्यूरम्बर्ग ट्रायल्स चलाए गए, उनके बारे में हिस्ट्री आप पढ़ें, बड़ा मजेदार किस्सा है। तो उसमें सिर्फ 4 नाजी ऐसे थे जिनको सजाए मौत हुई थी, और इन्होंने सैंक्शंस ऐसे लगाए हैं कि अमीर, गरीब, सिविलियन, मिलिट्री, किसी का इम्तियाज किए बगैर सीधा ऐसे रेस्ट्रिक्शंस लगाए जो कॉमन सिविलियन को मौत के मुंह में लेकर चला गया है। मैं ना तो अमेरिका का सपोर्टर हूं, ना वहां की जालिम हुकूमत का सपोर्टर हूं, लेकिन आप कैसे ऐसा सैंक्शन लगा सकते हैं कि जो सीधा एक कॉमन सिविलियन को मौत के मुंह में ढकेल दे? यही तो वो टेररिज्म है जो कसूरवार और बेकसूरवार को देखे बगैर वन साइडेड एक्शन करता है। अब इसमें नए सैंक्शंस क्या थे? फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया गया। यानी अब अगर उस सरजमीन को छोड़ के निकलना भी चाहता है कोई साहिब सरवत, कि चलिए ठीक है, असासा है मुसलमान, अगर अपना माल बचाने के लिए निकलना चाहता है, तो फ्लाइट्स पर सैंक्शंस लगा दिए गए, ऑयल एक्सपोर्ट्स पर सैंक्शंस लगा दिए गए। अगर ऑयल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, कॉमन मैन कहाँ काम करेगा? जो उनका मेन मार्केट का है, 90% मार्केट जिनका एनर्जी पर डिपेंड करता है, उन सबकी जॉब्स चली जाएंगी। फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस, चलिए ठीक है, ये गवर्नमेंट को आप टॉपल करने के लिए लगा सकते हैं। एंटिटीज और इंडिविजुअल्स पर भी बैन लगाए उन्होंने। दूसरा, सीरियन एसेट्स जो फॉरेन में है, जिनको फॉरेन रिजर्व्स कहा जाता है, उस पर भी फ्रीजिंग सैंक्शंस लगा दिए, ट्रेवल बैन लगा दिए। हाँ, मैं इससे मुत्तफिक हूं कि सीरियन ऑफिशियल्स जो हैं, जो बशारुल की असद की गवर्नमेंट में है, ठीक है, आप उनके साथ करिए, मुझे इससे कोई इशू नहीं। बिजनेस लीडर्स जो थे, जो वहां के पैसे वाले हैं,
कैपिटलिस्ट हैं या जिनके पास कैपिटल है उन पर भी आपने सैंक्शंस लगा दिए, और फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब होते चले गए। उसके बाद आइए मैं आपको कुछ और दिखाता हूं। 2019 के अंदर जब दुनिया में कोविड आया, पूरी दुनिया कोविड से ऐसे परेशान थी कि कौन इसको पार कर पाएगा, कौन शहीद हो जाएगा इस बीमारी से, कौन मारा जाएगा, किसी को खबर नहीं थी। उस दौर के अंदर अमेरिका ने सैंक्शंस इम्पोज ये एक लॉ बनाया जिसका नाम था सीरिया स्पेसिफिक सीजर एक्ट। सीजर एक किरदार है ईसाइयों का, जिसने उनके बागी ईसाई मजहब के बागियों के खिलाफ बहुत बड़ी फतेह हासिल की थी, तो उसके नाम पर ये एक एक्ट बनाया गया। आप यहीं से अंदाजा लगा लें कितना न्यूट्रल होगा ये। उसके नाम पर ये एक्ट बनाया जाता है, और ये एक्ट क्या करता है कि अब अमेरिकन गवर्नमेंट को ये इजाजत दे देता है कि वो किसी पर भी सैंक्शंस लगा सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ नेशनैलिटी, इररिस्पेक्टिव, यानी कि बगैर नेशनैलिटी के इम्तियाज के किसी पर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते थे जो सीरिया के साथ बिजनेस करेगा। मतलब आप सोचे कि पूरी दुनिया में मेडिसिन चाहिए, पूरी दुनिया में एंटी कोविड मेडिसिन या माफ कीजिएगा ड्रग्स चाहिए या इक्विपमेंट चाहिए, जो भी उस वक्त की जरूरत थी वो पूरी दुनिया को रिक्वायरमेंट थी और पूरी दुनिया एक दूसरे से ले दे रही थी। लेकिन उसी दौर में यूएस एक ऐसा कानून बनाता है कि हमारे शामी भाइयों को बांध के रख देता है कि अब अगर उनके साथ कोई बिजनेस करता है तो अमेरिका उनसे भी बिजनेस बंद कर देगा। तो जाहिर है कि कोई भी मुल्क अपनी इकोनॉमी को बर्बाद नहीं करना चाहेगा अमेरिका से पंगा लेके, यानी वो सीरियंस को उनके हाल पे मरता हुआ छोड़ देगा। और इंडिविजुअल्स पर भी लगा सकता है और कंट्रीज पर भी लगा सकता है। और बिजनेस किस फील्ड के अंदर? इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड मेडिकल गुड्स। आप गौर करें, जिस दौर के अंदर दुनिया को दवाइयों की, मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत है, उस दौर के अंदर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। गुड्स एंड सप्लाईज, उस दौर के अंदर जब लॉकडाउन लगा हुआ, लोगों को खाने की और ऐसी चीजों की जरूरत हो, उस दौर के अंदर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, माफ कीजिएगा सैंक्शन लगाया जा रहा है। पूरी दुनिया लॉकडाउन के अंदर है। अब गौर किया जाए कि जालिम कौन है बड़ा। मैं किसी भी जालिम का सपोर्टर नहीं हूं, छोटा हो या बड़ा, लेकिन यहां अंदाजा लगाएं कि जिस चीज को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं वो तो खुद आप कर रहे हैं उसी सरजमीन में उन्हीं लोगों के साथ। 2022 के अंदर अभी रिसेंटली कैप्टागन एक्ट जो यूएस कांग्रेस ने पास किया था, उसको थोड़ा सा और स्ट्रिंजेंट करते हुए अब ये कर दिया गया है। बहाना ये लिया गया कि जो वहां पर जिहादिस्ट हैं वो लोग दवाइयों से पैसा कमा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये कर दिया है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का गला दबा दिया है। तो इंडस्ट्री ऑलरेडी तबाह थी, अब उसमें और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने पे सैंक्शंस लगा दिए गए। आइए जरा यूरोपियन यूनियन की बात कर लेते हैं। ये तो बात कर रहे थे हम वॉशिंगटन यानी यूएसए की। अब बात करते हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक ऐसी तंजीम है जो यूरोप के अंदर तमाम जो ममालिक है उनका एक गिरोह है, यूं समझ लें। और कुछ ऐसी पॉलिसीज जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरे यूरोप को असर करती है, उस पर यहां पर फैसले लिए जाते हैं। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने 2011 के अंदर किन किन चीजों पर बैन लगाया? वेपन्स पर। ऑल्दो अभी भी यूएसए इनडायरेक्ट वे में सीरियन गवर्नमेंट को हथियार बेच रहा है। और किस पर पाबंदी लगाई? सामान, गुड्स पर एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी। जाहिर है जिस कंट्री का 90% मार्केट एनर्जी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो, आप उसी के एनर्जी टेक्नोलॉजी पर ही सैंक्शन इंपोज कर दें। इट ऑल्सो इम्पोज अ बैन ऑन द इंपोर्ट ऑफ सीरियन ऑयल एंड मिनरल्स। सीरिया से निकलने वाले मिनरल्स पर भी बैन लगा दिया और सीरियन ऑयल पर भी बैन लगा दिया। एंड कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विद सीरियन एनर्जी सेक्टर। कोई कमर्शियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता, यानी यूरोप में अगर कोई ऐसा करता है तो उसे जुर्म करार दिया जाएगा, वो कंपनी हो, इंडिविजुअल हो या कोई मुल्क हो, और उस जुर्म की पादाश में उसे सजा दी जाएगी। Britain imposed parallel sanctions on Syria after its exit from the EU, with several allied states jumping the माफ कीजिएगा jumping the bandwagon, including Canada, Australia and Switzerland। जाहिर है ये सब तो खैर इस्लाम मुखालिफ है, इन्होंने लगाया। लेकिन आइए मैं आपको थोड़ा सा चौंकाने वाली बात बताऊं। अरब कंट्रीज इंक्लूडिंग कतर एंड सऊदी अरब who financially and materially assisted in the war against Syria, जो अभी तक तो सीरिया के खिलाफ जो वॉर चल रही है वेस्ट की और इनकी अमेरिका वगैरह की, उसमें तो ये सपोर्ट तो करते ही थे,
अब इन्होंने क्या किया, इम्पोज देयर ओन वेरिएशन ऑफ सैंक्शंस ऑन डेमास्कस। अब इन्होंने अपने भी सैंक्शंस लगा दिए, यानी अब ये कंट्री कतर और सऊदी अरब और इनके एलाइज ये भी अब सीरिया से डिप्लोमेटिक रिलेशंस और दूसरे रिलेशंस जिनको हम कह सकते हैं बिजनेस रिलेशन वगैरह, इन्होंने भी खत्म कर दिए। ये है वो पॉलिसी। ऑल्दो मैं ना तो रशिया की वहां प्रेजेंस का हिमायती हूँ, ना यूएसए की, ना बशार बशार या उसकी किसी फैमिली की, लेकिन मसला ये है कि इन सैंक्शन से हमारे मुसलमान भाई जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, और ये हमारे लिए कंसर्न है, क्योंकि ये हमारे ईमान, इस्लाम और हमारे भाइयों का मसला है। आइए जरा बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। जी कोई भाई कुछ कह रहे हैं? जी डार्क भाई, हाँ, तो ये आपकी कहना आवाज था बहुत कि धीमे आ अगर रही है, जैसे धीमे आ रही है आवाज जरा अभी? माइक के पास बोले प्लीज। जी, मेरी तरफ से तो सब ओके ही हो जा रहा है। जी, अभी आपने सैंक्शंस के ऊपर और अहादीस के ऊपर जो आपने जो गुफ्तगू हुई वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव थी और काफ़ी मतलब जानने को मिला। लेकिन आई गेस शुक्रिया। हम इसमें इस डिबेट अभी आवाज़ आ रही है बराबर? जी जी आ रही है आपकी, हेलो? फरमाएं। हाँ, तो उसमें आप सभी जो है आई थिंक एक एलिफेंट इन द रूम होता है जिसको हम जो है अभी भी इग्नोर कर रहे हैं या देख नहीं पा रहे या डिस्कस नहीं कर रहे। वो ये है कि हम्म हमारा जो इन कंट्रीज जैसे कि अभी आप सीरिया हो जाए या फिर आप इजिप्ट ले लो या लीबिया ले लो, ये सभी में जो भी अभी चेंजेस हुई है ये कोई ये सैंक्शंस की गिरफ्त में जो आई है ये आज के उसमें नहीं आई है। इनको अगर देखा जाए तो ये बेसिकली 1980s या 1990s के दौर से आई गेस ये सभी सैंक्शंस के ऊपर इनके ऊपर लगते जा रहे। वो इसीलिए जी क्योंकि मैंने बताया इनके एक 1979 में लगाया गया था सीरिया पर सैंक्शन पहली बार। जी, तो वो फर्स्ट वेव था और उसके बाद से तो गैस आती ही जा रही है सैंक्शन। फिर वो तो रीज़न तो देते रह हम्म गए कि टेररिज्म है, डिक्टेटरशिप है, हम्म फला है, ये वो। तो गैस ये सब तो मतलब एक रीज़न्स है कि जैसा एक बहाने कि बस उन्हें हम्म अपनी जो करना है वो करेंगे। बट मेन जो मेरे हम्म हिसाब से जो मतलब जिस पे इकोनॉमिस्ट और जो भी हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट है जो इस रीजन को स्टडी किए उन्होंने उनका भी ये कहना है कि the main reason why these countries are being sanctioned, are being harassed is because they adopted an economic model which is kind of an alternate, जो कि ये वॉशिंगटन चार्टर एक है कि अगर आप ये हम्म करोगे तो वॉशिंगटन चार्टर एक है जिसमें कि कंट्री जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है पर्टिकुलरली यूएस, वो इन कंट्रीज को हम्म थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हो गई उनको बेसिकली कुछ पॉइंट्स देती है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक वगैरह जो मिलके वो आपको फिर ये हम्म पॉइंट्स कंडीशंस देती है कि अगर आपने हमारे से लोन्स लेने हैं हमारी असिस्ट लेनी है एड्स लेने हैं तो आपको इन पॉइंट्स के ऊपर जो है अमल करना पड़ेगा अगर हम्म। आपको हमारी तरफ से जैसा चाहिए अभी अगर रिसेंटली आप जो है पाकिस्तान के साथ चल रहा है। जी, बेशक। और अगर आपने वो हम्म सब पॉइंट्स को अगर आप नज़रअंदाज किया, उनकी एक की भी खिलाफ़वर्ज़ी की, तो वी विल बेसिकली टेक अवे योर एड और फिर जो है सैंक्शंस लगा देंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहना हम्म चाहूँगा कि इकोनॉमिक मॉडल क्या था वो? जब तक के ये कंट्रीज़ जो थी, जितनी भी हमारी अरब कंट्रीज़ है, इंक्लूडिंग गल्फ मोनार्कीज़, वो कंट्रीज़ जब तक हम्म के ये कंट्रीज़ के जो और रिसोर्सेज़ थे, मिनरल हो गए, ऑयल हो गया, वगैरह-वगैरह, इन रिसोर्सेज को उन्होंने प्राइवेट फील्ड्स के लिए प्राइवेट कॉर्पोरेटर्स या ऐसी एंटिटीज के लिए ओपन रखा था जिसमें कि प्राइवेट मेनली यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन जो है एंटरप्राइजेज वो सब इसमें इन्वेस्ट करके इस तरीके से लूट सकती थी तो तब तक उनके लिए ओके था कि भले डिक्टेटर बैठे या कोई हम्म। भी बैठे उससे हमको कोई लेना देना नहीं लेकिन द मोमेंट दे हाँ थॉट कि नहीं अभी हम उनको ये दो, इसमें दो बहुत अच्छे केस स्टडी हैं। अगर ये जो बात आपने कही बहुत हम्म इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हम्म जो इस्लामिक मॉडल है इकोनॉमिक का वो ही हमारे काम आ हम्म सकता है इस सिनेरियो के अंदर। जी कि इस्लामिक मॉडल का जो एक प्रिंसिपल ये है कि जितने नेचुरल रिसोर्स होंगे हम्म मुस्लिम लैंड्स के, वो खिलाफत या अमीरुल हम्म मोमिनीन या एटलीस्ट जो हाकिम इस्लाम है उनके जेरे हुँ। साया नेशनलाइज्ड होंगे। वो उसकी अपनी खुद की भी प्रॉपर्टी नहीं जी, होगी, वो जी, जी। जी नेशनलाइज्ड हाँ, होंगे। माय पॉइंट पहली चीज। एग्ज़ैक्टली। और जो हुँ। जी, और जो सद्दाम हुसैन ने या जो लीबिया के थे, क्या नाम था उनका, नाम लीजिए गद्दाफ़ी, अगर आपको हाँ, कर्नल मोअम्मर मोहम्मद गद्दाफ़ी। गद्दाफी, इन दो, जी, कर्नल मोहम्मद गद्दाफी ने या सद्दाम हुसैन ने, इन दोनों ने ये करने की कोशिश हुँ, की थी। और क्योंकि ये हुँ। अगर करने में सक्सेसफुल हो जाते तो नजीर बन जाती,
और जो उनकी रस्सियाँ हैं ना, जी, जो जी। उन्होंने मुसलमानों को डाल रखी हैं, वो कट हुँ। जाती हैं। इसलिए उन्होंने जी। इनको टारगेट बनाया और वो बहाना बनाया है कि वो हुँ। टेररिज्म और केमिकल वेपन्स और वगैरह-वगैरह बहाना था। असल तो हुँ। ये था कि जो उनका एक कह सकते हैं शैतानी खेल है ना, ये इकोनॉमिक पूरा मॉडल का, जी, वो एक कोलैप्स कर जाता। अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल उन्होंने नहीं देना है दुनिया को। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस ने जी। जब सोवियत यूनियन जब थी, सोवियत यूनियन ने हुँ, एक अभी आप मुझसे कहो चाइना है, चाइना में आप चले जाओ, हुँ, चाइना में अगर आप जाओगे तो वहाँ का कल्चर ऐसा है कि कोई बंदा यूरोप से या अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से उठ के वहाँ चला जाए चाइना में, तो चाइना हुँ, में ऐसा क्या हुँ, नहीं होता जो यूरोप के किसी शहर में नहीं होता हो। आप पब्स ले लो, बार्स ले लो, इनफैक्ट चाइना में तो आपको जो बैंड्स एनिमल्स है यूएस और यूरोप में किसी वजह से वो एथिकल रीज़न या जो भी हुँ, वजह से वो भी चाइना में आपको अवेलेबल मिल जाएँगे खाने के लिए बेसिकली। तो सही, इस सही। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप देखोगे कि आज उनका चाइना जो है इतना बड़ा दुश्मन बन चुका है और नॉट जस्ट चाइना इनफैक्ट रशिया भी। रशिया में भी आज मौजूदा रशिया जो है वो तो बेसिकली एक कैपिटलिस्ट कंट्री है मतलब उसका तो मतलब कोई कम्युनिज़्म वगैरह अब कम्युनिस्ट पार्टी तो वहाँ पे बहुत एक माइनॉरिटी जैसी हो गई है, तो भी हम देखते हैं कि उनको उसको इतना विलेनाइज़ किया जाता है, डेमोनाइज़ किया जाता है और इन कंट्रीज़ के खिलाफ हुँ। प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं और जो है चाइना को नहीं, तो तो अब तो इसमें जो कहते हैं ना उनके डार्क भाई, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, हाँ। वो यही था और जो दोनों ने किया, सद्दाम हुसैन ने भी और कर्नल मोहम्मद हुँ, गद्दाफी ने हुँ। भी अपनी शहादत के वक़्त उन्होंने क्या किया हुँ, था, अपना हुँ। गोल्ड हाँ। निकाल के अपने फौजियों में दिया था हाँ, और हाँ। कर्नल मोहम्मद गद्दाफी ने जो अपना हाँ। सेटअप करने की कोशिश की थी, वो यही थी कि हम हुँ, अफ्रीका हुँ। के लिए एक गोल्ड या सिल्वर बेस्ड करेंसी जनरेट करेंगे और उसी में ट्रेडिंग करेंगे जी, और वो जी। इनके लिए तो खतरा था। वही एक अल्टरनेट मॉडल और ऐसा नहीं है कि गद्दाफी हो गए, सद्दाम हुसैन हो गया और जो आपके होस्नी मुबारक वगैरह जो थे हुँ, लीडर और बशर अल-असद कोई इस्लामिक लीडर है या कोई शरीयत के पाबंद है या हुँ, उन्होंने कोशिश की होगी कि कभी हम जैसे कोई शरीयत हुँ, के कुछ उसूलों को जो है इन कंट्रीज़ में हम अप्लाई या कॉन्स्टिट्यूशन में रखें। हुँ, बस एक नाम है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ लीबिया, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ फला-फला हुँ। नाम दे रखे। बाकी इन नहीं, कंट्रीज़ नहीं, में हमें निज़ाम तो उनसे सारा डायरेक्टली वही हमदर्दी चल नहीं रहा है, था। लेकिन जो वो मॉडल ला रहे थे ना, उसका वो पर्टिकुलर हुँ। प्रिंसिपल इस्लाम के साथ अलाइन्ड था, इसलिए हम उसे सपोर्ट कर रहे थे। हाँ, अलाइन था अगर वो वो तो इस्लाम सही के है, खिलाफ लेकिन जाता, तो उसका हम उसको भी अपोज करते। बे बेशक वो तो करते हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं इंस्पायर थे। जैसे लीबिया की बात होगी तो लीबिया जो था हुँ, गद्दाफ़ी जो था वो इंस्पायर्ड था किससे? वो लेनिन, स्टालिन वगैरह से इंस्पायर्ड था बिकॉज़ उनको उसको वो हुँ, उनको आइडियल देखता था और सोचता था कि इन केस अगर मैं कंट्री के मेरे जो प्लान्स उसने जो भी बनाए, उसकी एक बुक थी पता है ग्रीन हुँ, बुक नाम की एक बुक थी। उसने वो आइडिया चाइनीज़ जो वहाँ के फादर है, फादर ऑफ चाइना जो है माओ ज़ेडोंग उनकी ही जो हुँ, ज़ेडोंग की एक किताब थी लिटिल रेड बुक, वो अभी भी वहाँ के लोगों के पास मिल जाएगी आपको। तो वो उस बेसिस पे जी। उसने अपनी खुद की किताब बनाई और जो है बेसिकली जो वो कर रहे थे वो कॉपी करनी चाहिए। इस वजह से इन कंट्रीज़ को जो है आज जो है इतनी मतलब बुरी तरीके से क्रिपलिंग सैंक्शंस के अंडर रखा जा रहा है क्योंकि इनको ये इसी चीज़ से डरते हैं कि कोई अल्टरनेट मॉडल ना आ जाए क्योंकि अल्टरनेट मॉडल आ गया तो ना सिर्फ दूसरी कंट्रीज डेवलपिंग पाथ पे आ जाएगी, बल्कि इनकी खुद की पॉपुलेशन जो है, जो कि मतलब आए दिन एहतजाज होते रहते हैं, इतने मतलब बिलियनर्स के हुँ। खिलाफ ये वो ऑक्यूपाई अच्छा, इसमें वॉल एक स्ट्रीट चीज़ नाम का डार्क जो भाई मुझे अभी एकदम क्लिक की हुँ, कि हुँ। अगर मुस्लिम कंट्रीज़ मिल करके एक ऐसा जो हमारा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर एक पोर्शन ये आता है कि जो हुँ, हुँ, सिक्के हुँ। होंगे या जो कॉइन्स होंगे, वो सिल्वर या गोल्ड जी, जिनकी जी। अपनी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू हो, जैसे कॉपर वगैरह एक टाइम पे थे। तो हुँ, हुँ, अगर हुँ। जिनकी हुँ, इंट्रिंसिक हुँ। वैल्यू है, उसको यूज़ करें, तो सीधा-सीधा ये सैंक्शंस लगाएँगे या आईएमएफ के थ्रू उसको टॉर्चर करेंगे। लेकिन वहीं ऑन द वेरी सेम ग्राउंड यूरोपियन यूनियन डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट करेंसीज के साथ होते हुए भी वो आपस में ट्रेडिंग यूरो में करते हैं और हुँ, उन पर हुँ। कोई वो नहीं है और इसी तरह का मॉडल बनाने की कोशिश की गई थी अफ्रीको नाम की एक करेंसी बनाने की कोशिश की गई थी गद्दाफी के हुँ, थ्रू हुँ। लेकिन उसमें खैर उसमें अरब कंट्रीज का भी दोगलापन था और उसके खिलाफ बगावत भड़काने में अल जजीरा जैसे जो न्यूज पोर्टल्स हैं उनका भी बहुत बड़ा हाथ रहा है तो खैर ये हमारी डिबेट जी, वो दूसरी तो साइड है ही। निकल जाएगी जी। आज नहीं, हम मेरे इस मतलब इसको कहने थोड़ा का सा हमने मतलब ये रखा है था कि ये जो सैंक्शंस के जो मतलब हम जो देख रहे हैं ना आज इतने क्रिपलिंग सैंक्शंस इसके ऊपर क्यों आ रहे हैं? बशर अल-असद ने वैसे कोई ऐसा अगर आप देखोगे तो उसने कोई ऐसा जुर्म या ऐसा कुछ काम नहीं किया जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के कोई लीडर या पॉलिटिशियन ने ना किया हो।
लेकिन उस पे इसलिए इस हम्म कदर, और ईरान भी मैं इंक्लूड करूँगा, ईरान की हम बात नहीं की है खैर, लेकिन ईरान भी में भी जो हम्म आजकल हो रहा है, वो ऐसा नहीं कि हम्म, पेरिस में नहीं हो रहा है, पेरिस में भी हो रहा है। हाँ वर्कर यूनियंस की स्ट्राइक पे बहुत गोलीबारी हुई, उनको मारा गया, लेकिन ईरान को हाँ ही हाँ। मतलब टारगेट क्यों किया गया? वो अरे इसलिए फ्रांस क्योंकि में भी हो रहा है भाई, फ्रांस के अंदर हो रहा जी, है, वही जो तो वो मैं कह सबसे रहा हूँ। बड़ा फ्रीडम ऑफ हुँ। एक्सप्रेशन का चाचा बनता है जो। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतना सब कुछ पेरिस में भी हो रहा है, वही सेम चीज़ फ्रांस में भी हो रही थी। तो ऐसा क्यों है कि फिर ईरान को एक आइसोलेट या सिंगल आउट किया गया इस पर्टिकुलर उसमें? क्योंकि इसलिए क्योंकि उनको यही डर है कि ये लोग अगर नेशनलाइज़ करेंगे अपने रिसोर्सेज़, तो इनके सरमाए पे जो है, हम्म इनकी जो एंटर कॉर्पोरेट्स की जो इनकी एक ये बन चुकी है, मोनोपोली बन चुकी है, उसपे कहीं न मोनोपोली। कहीं एक डे हाँ, मोनोपोली बन चुकी है, वो कहीं न कहीं एक तरीके से वो डेंजर में आ जाएगी, वो खतरे में आ जाएगी, इसलिए वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से कोई एक अल्टरनेट मॉडल निकल पाए। इनफैक्ट ये अपने खुद के कंट्रीज़ में भी ऐसे लीडर्स जो ओपनली तो है नहीं सोशलिस्ट या किसी भी तरीके की कोई जो शरीयत की तो ख़ैर बात ही नहीं होती वहाँ पे, तो सोशलिस्ट है भी हम्म नहीं। लेकिन वो एक कहते हैं ना मेन स्ट्रीम व्यू से थोड़ा हट के भी अगर कोई बात कर दे, तो उसको भी काफ़ी ज़्यादा जो हम्म है ना ऑस्ट्रासाइज़ किया जाता है और काफ़ी ज़्यादा उस उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला के उनको उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। तो आपने एक नाम सुना होगा, बर्नी एग्जैक्टली। सैंडर्स नाम था एक। तो बर्नी हाँ सैंडर्स ने हाँ भी हाँ। काफ़ी मतलब कोशिश की कि कुछ हद तक जो है अमेरिका को जो है एक थोड़ा सेंटर लेफ्ट की तरफ लाया जाए, तो उसके भी अपने पॉलिसीज़ वग़ैरह थे। लेकिन उसको इस कदर से मतलब विलेनाइज़ किया गया और जो है उसका मतलब एक तरीके से मतलब एक पूरा का पूरा उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला गया। तो आई गेस यही कहना चाहूँगा कि ये सैंक्शंस का मेन जो रीज़न था, वो तो था इकोनॉमिक मॉडल ही। बेशक जो चीज़ हदीस में है जी। कि होनी है, वो तो होना ही है कि शाम की जो है एक हम्म तरीके से जो खुरूज होना है उनका शाम वहाँ के लोगों का, वो तो जो हदीस में है वो तो हो गई। बट आई गेस ये तो एक कहते हैं ना एक सीढ़ियाँ थी कि जिसके थ्रू चीज़ें आगे बढ़ती गई। जी सही। आ, खैर हमारा डिस्कशन दूसरी तरफ ना निकल जाए दास भाई, इंशाल्लाह हम इन चीजों पे और बात करते रहेंगे। हम हर सैटरडे को एक पॉडकास्ट करने की कोशिश करते हैं। बाकी ये है या कि श्योर, अल्लाह मैं तो जैसी तौफीक दे। इनफैक्ट ये भी आपके कहना आप चाह रहा था कि यू शुड आल्सो इंक्लूड जो किस कदर जो है प्रोटेस्ट को जो है ये किया जाता है, मिलिटेंट बनाया जाता है, जैसे ईरान के जो प्रोटेस्ट हुए और अभी जो अरब हम्म। स्प्रिंग जो थी 2010-11 की, इन जो प्रोटेस्ट जी। को जो है ये जेन्युइन प्रोटेस्ट है बाय द वे, लेकिन इनको हम्म। आउटसाइड इंटरफेरेंस की वजह से किस कदर इनको मिलिटेंट बनाया गया और इससे कंट्रीज को डिस्टेबलाइज करवाया गया। तो इसके ऊपर भी हमारे को एक डिस्कशन होनी चाहिए इन डिटेल। बिल्कुल इंशाल्लाह इस पे रखेंगे, क्योंकि देखिए इम्पोर्टेंट है ये। बहुत सारे ऐसे इश्यूज जो अभी हमारी कम्युनिटी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो अहले सुन्नत हुँ। जो इंडिया के अंदर है, वो अपने आसपास के इश्यूज तो छोड़िए, दूर के इश्यूज जो हैं हमारे जो मराकज हैं, वहाँ क्या इश्यूज चल रहे हैं, पैलेस्टीन में क्या है, सीरिया के अंदर क्या है, कश्मीर का एक्चुअल जी, मुद्दा जी। क्या है वो, या हुँ। म्यांमार में हुआ क्या एग्जैक्टली, और ये वेगोर की हुँ। हिस्ट्री क्या है, इस पर इंशाल्लाह हम लोग और भी सेशन करते रहेंगे। और यूट्यूब पे भी कुछ काम कर रहे हैं, ये चलता रहेगा इंशाल्लाह। और या श्योर। अच्छा, कासिम भाई ने हमें ज्वाइन किया है। कासिम भाई आपका इस्तकबाल है, आपका मोस्ट वेलकम इफ यू आर अवेलेबल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोग जारी रखें, मैं आज सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। आपका ज्वाइन करना हमें हिम्मत देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छा लगता शुक्रिया। है कि आप सपोर्ट करते हैं। चलिए खैर, आपकी मोहब्बतें हैं, आपने ज्वाइन किया हमें। अच्छा, कासिम भाई हमारे मिस्र में ही हैं, शाम के पास हैं, और ज़्यादा क्लोज से देखते होंगे, तो हो सकता है कहीं हम अगर गलती करेंगे तो इंशाल्लाह वो करेक्ट कर देंगे, ये ज़्यादा अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इन सैंक्शंस के खिलाफ एक तरफा जितनी कम्युनिटीज हैं वो सारी ही इस सैंक्शंस के फेवर में खड़ी हुई हैं। मैं यहाँ पर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बात करता हूँ आपके लिए मिडिल ईस्ट काउंसिल ऑफ चर्चेज। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मिडिल ईस्ट, जो मुसलमानों का इलाका समझा जाता है, वहां जितने चर्चेस कायम हैं उनकी एक काउंसिल है। उसने बाकायदा 6 फरवरी को, जो अभी रिसेंटली अर्थक्वेक्स आए उसके फौरन ही बाद, इमीडिएटली सैंक्शंस को लिफ्ट करने की डिमांड की है, ताकि दमस्कस, यानी दमस्कस जब कहा जाता है अंग्रेजी जबान में, इसका मतलब ये होता है कि
सीरिया की कैपिटल डमास्कस, यानी सीरिया, शाम, ह्यूमैनिटेरियन फॉलआउट और जो ट्रेजिक अर्थक्वेक है, यानी ये जो जलजला आया है, इससे निपटने के लिए शाम कुछ इस्तात हासिल करे। इसके लिए उन्होंने डिमांड की है कि फौरन ये सैंक्शंस को लिफ्ट कर लिया जाए। अच्छा, दूसरी जो प्रोफेसर हैं जिनकी हम बात कर रहे थे अभी, जो यूएन की रिपोर्टर रही हैं वहां पर सीरिया के अंदर, जहां इन्होंने बाकायदा डिटेल्ड रिपोर्टिंग की है, और तो इन्होंने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया था, प्रोफेसर एलेना डोहान ने, या दोहान, जो भी सही प्रोनाउंसिएशन हो, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मैं आपके सामने हाईलाइट कर देता हूं। आई अर्ज द इंटरनेशनल कम्युनिटी, ये एक यूएन रिप्रेजेंटेटिव कह रहा है, आई अर्ज द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड द सैंक्शनिंग स्टेट्स, मैं बैनुल अक़वामी जो कम्युनिटी है उसको और जो सैंक्शन लगाने वाले ममालिक हैं उनको, इन पर्टिकुलर, टू पे हीड टू द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ सैंक्शंस, वो इस तरफ गौर करें कि सैंक्शंस का किस कदर खतरनाक तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं, एंड टू टेक प्रॉम्प्ट एंड कॉन्क्रीट स्टेप, ताकि वो इस तरफ अपने प्रॉपर कॉन्क्रीट स्टेप, मजबूत कदम उठाएं, टू एड्रेस ओवर कंप्लायंस बाय बिजनेस एंड बैंक्स, जो बिजनेस और बैंक्स की जो सैंक्शंस है, जो ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं हो पा रहे हैं फॉरेन से, उनके लिए ध्यान दें और कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाएं, यानी सैंक्शंस में रिलैक्सेशन दें, कम से कम इस तबाही के दौर में, जिस दौर में सीरिया मुसीबत से दो चार है। और उन्होंने आगे भी लिखा है, नो रेफरेंस टू गुड ऑब्जेक्टिव। और अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि सैंक्शंस को लेके ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही बुरा समझते हैं। जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जैसे अभी बता रहे थे हमारे राज भाई, जो स्टडी करते हैं पॉलिटिक्स को, वो भी सैंक्शंस की काफी अच्छी क्रिटिसिज्म करते हैं। वो बताते हैं कि इन सैंक्शन से, और उनकी जो सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म है वो वही है जो अभी हम कर रहे हैं, कि इससे कॉमन मैन तो परेशान होता है, इसमें जो मजलूम है वो तो पिस जाता है, लेकिन जो हुक्मरान है, जो असल जालिम है, जिसे आप पनिश करना चाहते हैं, उसे क्या फर्क पड़ता है? मसलन आलू 200 से 400 500 1000 रुपए किलो भी हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई, एक हुक्मरान है जिसे हम सब मशहूर है, 50,000 रुपए किलो वाला खाना खाता है, तो अब अगर उसको सैंक्शंस लगा भी दिए जाए तो क्या फर्क पड़ता है? मसलन ईरान पर सैंक्शंस लगाए, वहां के जो आयतुल्ला हैं, या जो वहां के रिलीजियस हेड हैं, या जो भी गवर्नमेंट में है, उन पर क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो उन आम लोगों पे पड़ेगा जो 10 रुपए की रोटी खरीद रहे थे, अब 500 रुपए की खरीद रहे हैं। तो इसके बारे में क्रिटिसिज्म करते हुए प्रोफेसर एलाना डॉन अपने उसी रिसर्च पेपर में, जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया था, उसमें कहती हैं कि नो रेफरेंस टू गुड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनिलैटरल सैंक्शन जस्टिफाइज द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, शी एडेड, insisting that the international community has an obligation of solidarity and assistance to the Syrian people. और लबोलवाब ये है इनकी बात का कि फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने का, जो वायलेट कर रहे हैं जो ये सैंक्शंस, इससे कोई अच्छा मकसद हासिल नहीं हो रहा है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो इस बात के लिए ऑब्लाइज्ड है, यानी पाबंद है इंटरनेशनल कम्युनिटी, कि वो अपनी सॉलिडारिटी और असिस्टेंट, यानी मदद और हमदर्दी सीरियन लोगों के लिए पेश करे, शामी लोगों के लिए वो पेश करे, तो यानी सैंक्शंस को हटाए, ये वो कहती हैं। आइए थोड़ा सा हम इस पर भी बात करें कि जब ये सैंक्शंस लगे तो सीरिया के अंदर, शाम के अंदर हालात कितने बद से बदतर होते चले गए। हमारे भाई जो किसी जमाने के अंदर माशाल्लाह काफी अच्छी पोजीशन में थे, अच्छे अच्छे घर थे उनके पास, ये जो पिक्चर्स आपको दिख रही हैं, आज वो टेंट के अंदर रहने पे मजबूर है। अगर आप गौर से देखें, और ये टेंट भी किनके हैं? ये उनके अपने नहीं है, इनके ऊपर लिखा हुआ UNHCR, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन, CR का नहीं पता मुझे, एक काउंसिल ऑफ रिसोर्स ऐसे करके इसका फुल फॉर्म है, माफ कीजिएगा मुझे मालूम नहीं है। तो ये यूएन असिस्टेंस जो ह्यूमन राइट तंजीम है, उसके दिए हुए जो टेंट हैं, उसके अंदर रहने पे मजबूर है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं, आप गौर करें कि महलों में रहने वाले आज सड़कों पर हैं, किस वजह से? वही सैंक्शंस। कहां ले आए? आइए जरा उसी रिपोर्ट का कुछ हिस्से में आपके सामने पेश करूं तो आपका दिल रो पड़ेगा। बिफोर द वॉर इन 2010 सीरिया प्रोड्यूस्ड 10 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट। अच्छा, उसमें सैंक्शन 2010 के अंदर बगावत हुई, जिसको शेख सईद रमदान अल बूती ने मना भी किया था और लोगों से मना किया, लेकिन उसकी पादाश में उन्हें ही शहीद कर दिया उन जालिमों ने।
और ये कहा कि नहीं, ये तो बशारुल असद के माज़अल्लाह फेवरर हैं या उनके हिमायती हैं, और इनकी बात ना सुनी जाए। और बहरहाल तो जब वो वॉर हुई उसके बाद क्या हालात हुए, सीरिया 4 मिलियन टन गेहूं पैदा करता था। Strategic agricultural staple which provides food self-sufficiency and domestic sustenance, यानी खुद में वो फूड के लिए सेल्फ सफिशिएंट था, यानी खुद मुख्तार था सीरिया। 2010 से पहले जब ये बगावत हुई उससे पहले पहले तक इतना 4 मिलियन टन, यानी जिसको हम कह सकते हैं 40 लाख टन गेहूं पैदा होता था, खुद भी खाते थे और जैसे मैं बता चुका हूं आसपास के मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन आज क्या हालात हैं, 2010 से पहले के हालात बताए मैंने आपको, अब आज के हालात समझिए। द कंट्री हैज नॉट ओनली लॉस्ट एक्सेस टू इट्स वाइटल एग्रीकल्चरल लैंड्स, मैंने आपको बताया ये लैंड जो एग्रीकल्चरल थी वो उसकी एक्सेस कंट्री की गवर्नमेंट और कंट्री के बाकी लोगों के हाथ से निकल गई है, अब वो बागियों के हाथ में है। बट वेस्टर्न सैंक्शंस प्रिवेंट डेमास्कस फ्रॉम इंपोर्टिंग दीज एसेंशियल स्टेपल्स टू फीड इट्स पीपल, यानी वेस्टर्न सैंक्शंस इस तरह के हैं क्योंकि यहाँ पे जो बागी रह रहे हैं इस येलो वाले पोर्शन के अंदर, ये अमेरिकन बैक्ड है और ये वेस्टर्न सैंक्शंस को पूरी तरह से मानते हैं। तो अब ये गेहूं जो यहां पैदा हो रहा है वो दूसरे शामी मुसलमान भाइयों के लिए लीगली आ नहीं सकता, और आता भी तो है वो इलीगली या ब्लैक मार्केट में आता है, जिसको बहुत महंगे दामों में बेचारे जो जालिम बशार की हुकूमत में रहने वाले मुसलमान हैं बहुत महंगे दामों में खरीद रहे हैं। जरा मैं बताता चलूं आपको और उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से। Dohan reported that a startling 90% of Syria's population was currently living below the poverty line with the limit। अच्छा, जब ये वहां से वापस आई है तो इन्होंने 12 पेज की अपनी एक रिपोर्ट प्रेजेंट की है। उसके अंदर वो कहती है कि सीरिया की 90% आबादी गरीबी रेखा जिसको हम कहते हैं या जिसको पावर्टी लाइन कहते हैं उससे नीचे रह रही है। यानी जो अमेरिका की जो माफ कीजिएगा यूएन के जो स्टैंडर्ड है वो गालिबन $135 पर वीक से कम अगर कोई कमाता है या कंज्यूम करता है तो उसको पॉवर्टी लाइन के नीचे माना जाता है। इससे भी कम में हमारे शामी भाई गुजारा कर रहे हैं। उनको एक्सेस किस चीज की नहीं है, फूड खाने की एक्सेस नहीं हो पा रही है, यह है भी तो बहुत लिमिटेड। वाटर पानी की भी एक्सेस नहीं होने, सोचिए आज हमें अगर पानी ना मिले तो क्या हालात होंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक मर्दों के साथ है, उसमें छोटे बच्चे बूढ़े औरतें मर्द जवान सब है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आज हमारे वहां अगर 2 दिन इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो सारा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स फेल हो जाएगा। शेल्टर घर भी नहीं है, और वो कड़कड़ाती सीरिया की ठंड उसमें उनके पास अपनी छत भी नहीं है। कुकिंग खाने के लिए फ्यूल नहीं है, हीटिंग गर्म अपने आप को गर्म रखने के लिए फ्यूल नहीं। जो लोग ठंडे मुल्कों में रहते हैं उनको अपने आप को गर्म रखने के लिए बाकायदा फ्यूल की जरूरत होती है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, जाहिर है जब मुल्क जंग की हालत में तो ट्रांसपोर्टेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। और हेल्थ केयर नहीं है, और हो क्या रहा है, मुल्क का ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन टर्मिनोलॉजी शायद कुछ लोग समझते हो, यानी मुल्क के जो काबिल तरीन लोग हैं वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अब सोचिए जब मुल्क का जो अकली सरमाया है, अकली असासा है, यानी वो लोग जो जहीन है, जो कौम के लिए कुछ कर सकते हैं, वो तो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। किस कदर बद से बदतरीन हालत में वो मुल्क जिसको अभी इरफान भाई बता रहे थे कि ईमान है जो जो बल्कि जिसको अहले ईमान का गढ़ कहा गया है, वो किस कदर जाहिरी बद से बदतरीन हालत के अंदर जा चुके हैं और परेशानी के चक्कियों में पिस चुके हैं। with more than half of the vital infrastructure either completely destroyed or severely damaged। आधे से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स तबाह हो चुके हैं। द इम्पोजिशन ऑफ यूनिलैटरल सैंक्शंस ऑन की इकोनॉमिक सेक्टर्स। अब ये जो सैंक्शन है ये कहां पे परेशान कर रहा है, जो की इकोनॉमिक सेक्टर्स है वो कौन कौन से? ऑयल, ऑयल नहीं है उनके पास, यानी तेल, तेल के कुओं पे कब्जा है बागियों का। गैस, अपने आप को गर्म रखने के लिए, खाना वगैरह पकाने के लिए जो नेचुरल गैस वगैरह निकलती है उसका कुछ पोर्शन ही गवर्नमेंट के हाथ में, और वो भी जालिम है। इलेक्ट्रिसिटी पर बहुत ज्यादा सैंक्शंस हैं। ट्रेड, यानी उनसे कोई वैसे भी बिजनेस नहीं कर सकता, यानी अगर वो बेचारे फॉर एग्जांपल अपने लिए एक कपड़े बुनने की फैक्ट्री भी लगा ले तो वो बेच नहीं सकते किसी को, किसको बेचेंगे? वहां गरीब है, बाहर बेचते हैं तो सैंक्शंस का सामना है। कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग मटेरियल और टेक्नोलॉजी भी उन तक नहीं पहुंच रही, यानी अगर वो किसी हद तक अगर कोशिश करे कि चलो अपना घर बनाए तो उन तक मटेरियल और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई चीज नहीं पहुंच रही कि वो अपने घर बना पाए।
क्या इससे जालिम बशार पर कोई असर पड़ेगा या उसके खानदान या उसकी हुकूमत पर पड़ेगा? नहीं, वो आम मुसलमान, वो आम शहरी, वो आम मोमिन भाई हमारा, वो जुल्म की चक्की के अंदर पिस जाता है। आइए जरा मैं और कुछ आपको बताता चलूं। वहां पर दवाइयों की सख्त शॉर्टेज हो चुकी है, फॉरेन करेंसी बहुत लिमिटेड रह चुकी है, ज्यादातर सीज हो चुके हैं। जो इस पाले में है, जो एंटी अमेरिकन लॉबी समझी जाती है, उसका जो फॉरेन रिजर्व है उनका, वो तो कुछ काम आ भी रहा है, लेकिन जो अमेरिका या उसके अलाइज हैं, उन्होंने तो इनके फॉरेन एसेट सीज कर रखे हैं। दवाइयों की इतनी शदीद वहां पर जरूरत है और कमी है कि जो क्रॉनिक डिसीजेज है, जो बहुत खतरनाक डिसीजेज है, लाइक कैंसर या इस तरह की जो बीमारियां, उनकी भी दवाइयां सैंक्शन कर दी गई हैं और वो उनकी इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो बना नहीं पा रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय है, और अगर इंडस्ट्री हो भी तो वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगी, और एक्सपोर्ट के बगैर इंडस्ट्री जल्दी कायम नहीं हो सकती, और गवर्नमेंट का कोई उनको सपोर्ट नहीं है। ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे मुसलमान भाई बेयारो मददगार वहां अपनी जानें गंवा रहे हैं। In the current dramatic and still deteriorating humanitarian situation, as 12 million Syrian grapple with food insecurity. 12 मिलियन समझते हैं, 1 करोड़ 20 लाख शामी हमारे भाई फूड इनसिक्योरिटी में है। आइए जरा और कुछ मैं आपको बता दूं फिगर्स, ताकि पता चले कि किस कदर हमारे शामी भाई परेशानी में है। द यूएन रिपोर्ट शेड फर्दर लाइट ऑन sanctions targeted Syrian sectors, revealing that Syrian economy has contracted by more than 90%। यानी जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स करके 10% पे आ गई, 90% कॉन्ट्रैक्ट कर गई है। इस कदर बुरे हालात हैं। एंड प्राइसेस हैव राइजन मोर देन 800%। 8 गुना चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। मसलन आज हमारे वहां आटा 20 रुपए में मिल रहा है या 40 रुपए में मिल रहा है, अगर ये 8 गुना बढ़ जाएगा तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा 50 रुपए का होगा, तो 8 गुना बढ़ने के बाद 400 का हो जाएगा। इस कदर महंगाई है। 10 रुपए की रोटी 80 रुपए की मिल रही है वहां पे। इससे अंदाजा लगाना चाहिए हमें कि हमारे मुसलमान भाई किस कदर कसम पुरसी के आलम में जी रहे हैं। 2010 में सीरियन जो लीरा था वो 47 का था डॉलर के अगेंस्ट। इस वक्त सीरियन लीरा 5000 का हो चुका है। इस कदर हालात खराब है। आप गौर करें कि हमारा भी रुपया था 2010 के आसपास 45 रुपए का एक अमेरिकन डॉलर मिलता था, लेकिन अगर गौर करें यही रुपए अगर इतना गिर जाए कि 5000 रुपए का $1 मिले, तो किस कदर परचेज पावर गिर जाएगी हमारी करेंसी की, और हमारी हालत क्या होगी। उस हालत में हमारे मुसलमान जी रहे हैं, और ऊपर से अर्थक्वेक और बहुत सारी और जंग जो उन पर मुसल्लत है, जो रशिया की तरफ से भी है और अमेरिका की तरफ से भी है, नाटो की जो एलाइज हैं वो भी वहां मौजूद हैं, और खुद जालिम हुकूमत बशार उल असद की वो जुल्म करती है। अब इस पर अच्छा होता क्या है, बागी कोई और है, पकड़े जाते हैं। कभी कभी मासूम जो हमारे भाई हैं उन पर भी जुल्म करती है ये गवर्नमेंट। उन सब की जॉब्स जा चुकी हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स हैव बीन लॉस्ट एंड सैंक्शंस ब्लॉक द sanctions block the importation of food, medicine, spare parts, raw materials, and items necessary for countries need an economic recovery। हजारों लोगों की जॉब जा चुकी हैं। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स जब इसको कहा जाता है, यानी लाखों की जॉब्स जा चुकी हैं। मेडिसिन की कमी है, खाने की कमी है, स्पेयर पार्ट्स नहीं है। अब आप खुद गौर करें, आपके पास गाड़ी है, लेकिन अगर उसका एक पार्ट टूट जाए, अब गाड़ी का स्पेयर पार्ट नहीं है, किस काम की आपकी गाड़ी? स्पेयर पार्ट्स नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, जो कंट्री को बिल्ड अप करने के लिए, चलाने के लिए जरूरत है, वो भी अवेलेबल नहीं है हमारे भाइयों के पास। In addition, Syria pays more than 50% higher prices compared to neighboring countries to obtain its food needs। जो पड़ोसी मुल्क हैं वो अगर 10 रुपए पे करते हैं तो सीरिया 15 रुपए पे करता है। आगे आइए, मैं आपको और कुछ हिस्सा, चलिए खैर रहने देते हैं इसको। ये उनकी मेडिसिन वगैरह का जो लॉस है मैं काफी बता चुका है, इस पर कितना हुआ और उनका डेली नीड्स की जो प्रॉब्लम है वो कहाँ कहाँ तक आई। कैंसर, डायलिसिस नीड्स के लिए जो दवाएं हैं वो नहीं मिल रही, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और एनेस्थीसिया वगैरह नहीं मिल रहा। सोचिए जो मुल्क जंग में है और उसको दवा नहीं मिल रही। ये हालात वहां बद से बदतर होते जा चुके हैं।
अब इन सिचुएशंस में बशार गवर्नमेंट को रशिया हेल्प कर रहा है, जिसके थ्रू थोड़ी बहुत सिविलियंस तक मदद पहुंच रही है। लेकिन वही है कि जब जालिम मदद करता है तो फिर वो बेलॉस तो नहीं करता ना, उसमें भी उसका मकसद छुपा हुआ था, तो उसमें हायर फीस पे करती है गवर्नमेंट और फिर उससे ज्यादा हायर पे करते हैं सिविलियंस। ईरान, जो कि बशार अल असद और उसकी फैमिली का सपोर्टर रहा है, अब वो आप उसे मसलक की रोशनी के चश्मे से देखेंगे या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के हिसाब से देखेंगे या रीजनल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखते हैं, वो आपकी अपनी ओपिनियन पर डिपेंड करता है। लेकिन ईरान वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है और स्पेशली गोलन हाइट्स वगैरह का जब से तनाजुर हुआ है तब से वो एक बाकायदा क्योंकि वो एंटी इसराइल लॉबी का हिस्सा बन चुका है सीरिया, और ईरान इसराइल का सीधा सीधा मुखालिफ समझा जाता है, इसलिए वो डायरेक्टली सीरिया को हेल्प करता है। और इस सीरिया के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, क्योंकि वो सैंक्शंस वगैरह से बहुत डरती हैं, तो फिर वो ब्लैक करती हैं और वो उनके अलग अलग तरीके हैं जिससे आम मुसलमान वहां का रहने वाला बहुत ज्यादा जुल्म का शिकार है। मैं अपनी बात इस बात पर कंक्लूड करूंगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है सैंक्शंस, इसको वहां की गवर्नमेंट किस तरह देखती है मुझे नहीं पता। इससे कितने लोग एग्री करेंगे, डिसएग्री करेंगे, मेरा अपना ओपिनियन मैं देना नहीं चाहूंगा, लेकिन सिर्फ मैं उनकी गवर्नमेंट का वो हिस्सा पढ़ देना चाहता हूं जो वो उन्होंने यूएन के अंदर कहा भी है। दीज सैंक्शंस आर डिप्लीटिंग द लाइफ रिसोर्सेज ऑफ सीरियन पीपल, ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं आपको, विच डेमेस्कस बिलीव्स इज लार्जली रिलेटेड टू द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इसराइल। गवर्नमेंट कहती है कि जो कुछ भी हमारे साथ किया जा रहा है, इससे आम सिविलियन लोगों की जो जिंदगी है वो बर्बाद हो रही है। और सीरियन गवर्नमेंट ये मानती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसका इख्तलाफ है इसराइल से। विद तेल अवीव इसराइल की दारुल हुकूमत है, विद तेल अवीव बीइंग सीन एज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ सीरियाज स्लो डिस्ट्रक्शन। यानी गवर्नमेंट कहती है कि जब हम बर्बाद होंगे तो तेल अवीव यानी इसराइल को फायदा होगा। अब ये किस तरफ इशारा है? ये इस तरफ इशारा है क्योंकि जैसा कि उनके साबिक वजीर आजम और शायद इस वक्त भी वो पैरेलल वजीर आजम है, क्या नाम, नेतन्याहू, तो वो खबीज कहता है कि भाई मुझे ग्रेटर इसराइल बनाना है और ये वो नक्शा है। अच्छा, मैंने इसको कॉपी किया जागरण जोश नाम की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, ताकि ये ना हो कि किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से मैंने उठा के कॉपी कर दिया है। ये बाकायदा एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, ऑल्दो ये उनका ऑफिशियल हो अनऑफिशियल हो वो अलग बात है, लेकिन एक बाकायदा आइडियोलॉजी है और ये एग्जिस्ट करती है। तो ये इस तरफ इशारा है कि अगर सीरिया बर्बाद होगा तो उस पर हमला करके कब्जा करना, जैसा कि फिलिस्तीन में किया गया और इराक को बर्बाद किया जा चुका। और अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह सलामत रखे, हमारे मोरक्को वगैरह के ऊपर भी उनके क्या कह सकते हैं आप, अजाइम ठीक नहीं है, तो उनको भी तबाह करने का प्लान है। और इजिप्ट पर अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की सरजमीन की हिफाजत करे, मुसलमानों के हाथ में रखे, उस पर भी उनकी निगाहें खराब हैं। और सऊदी अरब, जिसमें नज्द का नॉर्दर्न पार्ट और मदीना शरीफ के आसपास का इलाका भी इस प्लान में शामिल है उनके। अब ये कितना कामयाब होंगे ये अल्लाह बेहतर जानता है। उलमा जो उलूमे इसको क्या कहते हैं, प्रेडिक्शंस वगैरह पढ़ते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बहरहाल में मुझे वो सब्जेक्ट नहीं याद आ रहा अरबी में, जो उलमा हमारे पढ़ते हैं जिसमें प्रेडिक्शंस होते हैं और आखिर ज़मान की बातें होती है, वो बता सकते हैं कि कितना सही है और ये कितना कामयाब होगा और कहाँ तक पहुंचेगा। लेकिन ये उनका प्लान है और सीरियन गवर्नमेंट ने इसी तरफ इशारा किया है कि असल में हमें बर्बाद करने के पीछे मकसद ये है कि इसराइल को फायदा पहुंचाया जाए। द यूएन स्पेशल रैप्टर ऑन यूनिलैटरल कोर्सिव मेजर एंड ह्यूमन राइट विल प्रेजेंट हर फाइनल रिपोर्ट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द, ये वो उनका स्टेटमेंट का हिस्सा था जिसमें उन्होंने उस प्रोफेसर एलेना दोआन की रिपोर्ट का हवाला दिया है कि हमारी लाइफ कितनी बर्बाद हो चुकी है। ये वो अहम मालूमात थी सीरिया से रिलेटेड कि उनके हालात इस वक्त क्या हैं। इरफान भाई ने आप लोगों के गोश गुजार किया कि किस कदर तकद्दुस बयान किया गया है सीरिया का या मुल्क शाम का हदीस के अंदर, और इसका बर्बाद होना मुसलमानों की बर्बादी का सबब क्यों है, और यहाँ पर अहले ईमान का जमा होना, ईमान का जमा होना कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसीलिए शायद
कुफ्र अपनी पूरी ताकत से इस पर और फ़िलिस्तीन में जहाँ के मोमिनीन की तारीफ मौजूद है, और उस सरज़मीन की तो बहरहाल तक़द्दुस बहुत ज़्यादा है, उस पर ही हमला आवर हैं। और जैसे-जैसे इनकी हालात ख़राब हो रहे हैं, मोमिनीन के पूरी दुनिया के अंदर हालात ख़राब होते जा रहे हैं। अल्लाह हमारे शामी भाइयों की हिफ़ाज़त करे, फ़िलिस्तीनी भाइयों की हिफ़ाज़त करे, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ मुसलमान परेशान हैं, कश्मीर हो, बर्मा हो, फ़िलिस्तीन हो, विगोर हो, शामी हो, तुर्की हो, इराक़ी हैं या ईरानी हैं, अल्लाह उन सब की हिफ़ाज़त करे। हमारे जो ममालिक हैं, उनकी हिफ़ाज़त करे और इस्लामी हुकूमत को कायम करे, ताकि इस्लामी लोग इक़्तिदार में आएँ और इस्लामी निज़ाम को मुल्कों में कायम किया जाए, ताकि उनके जो बेहतर समरात हैं, वो मोमिनीन को मिल सकें। और अल्लाह हमारी तमाम दुआओं को कबूल करे। आमीन बिजाइन सय्यदिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और इसके साथ हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।